आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज आरसीएम अंडर जीएसटी। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कहा है तो हाँ डेफिनेटली इसमें से आपको एग्जाम पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकली भी ये इंपॉर्टेंट है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेट्स डू इट। सबसे पहले तो बात आती है, मैंने जो इस टॉपिक का नाम बोला भाई इस टॉपिक का मतलब क्या है, तो आप समझते हैं क्या रहता है स्टूडेंट्स हमारे पास। नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि ये मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है। आप मुझे क्या है जीएसटी के नोट्स बनाने हैं, डेफिनेटली हमने बात करी है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस शॉपकीपर के पास जाकर कहा कि भैया एक पेन दे दो, ठीक है, हमें नोट्स बनाने हैं, आप एक पेन दे दो। अब वहाँ पे मान लो वो पेन जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो क्या किया गया होगा, ऑलरेडी क्या हुआ होगा कि वो कहेंगे लेट सपोज उस पर 10% का जीएसटी है, तो भाई 10% का टैक्स यानी 1 रुपीज़, तो आप हमें टोटल 11 रुपये दे दो। अब हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, हम 11 रुपये देने के बाद हम सोचते भी नहीं कि अच्छा उसने 1 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया होगा, क्या किया होगा, बिकॉज ये क्या है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पर से जो 10 रुपये हैं वो उसके पास रहेंगे यानी शॉपकीपर के पास, और ये जो 1 रुपया टैक्स का है ना, ये शॉपकीपर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको जाकर गवर्नमेंट को पे करेगा। किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। अब ये बात तो हमें पता है और ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, अब जरा यहाँ पर ना सिनारियो देखो। एक दिन क्या रहा, एक एग्रीकल्चरिस्ट मार्केट में आया, ये आया एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट जैसे ही मार्केट में आया उसको उसके पास ना कुछ काजू थे, काजू अच्छे लगते हैं, अच्छा कैश्यू नट्स थे। हाँ कैश्यू नट्स की स्टूडेंट्स एक वैरायटी ऐसी होती है कि वो जो कैश्यू नट्स होते हैं ना उनके ऊपर में उसका कवर होता है, दैट इज जो होते हैं शेल में होते हैं। अब जब वो कैश्यू नट्स को मार्केट में सेल करने गया तो शॉपकीपर ने यहाँ पर ये कहा कि देखो इस टाइम पर क्योंकि तुम सेलर हो, मैं तो कस्टमर हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एज अ रेसिपिएंट अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर क्या है, कस्टमर है, हमारी तरह कस्टमर है, रेसिपिएंट है। तो होना क्या चाहिए था, ये देख लो भाई, ठीक है ना, होना क्या चाहिए था, बेसिकली मान लो ये जो है 1000 रुपये के काजू सेल कर आया, तो इसको कहना चाहिए था कि देखो लेट सपोज 10% का जीएसटी, तो 100 रुपीज़ जीएसटी हो गया, कि आप एक काम करो 1000 रुपये काजू के और 100 रुपये आप मुझे क्या करिए जीएसटी के दे दो, यानी 1100 रुपये दे दो। फिर 1000 रुपये अपनी पॉकेट में रखने के बाद वो 100 रुपये जाकर 100 रुपीज़ जाकर गवर्नमेंट को पे आउट करेगा, ठीक है। लेकिन जब इस बारे में हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को पता चला, उसने कहा अगर मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूँ, हाँ जीएसटी पे करना है मुझे गवर्नमेंट को, ये 100 रुपीज़ वाला जो मैंने अपने कस्टमर से लिया, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो भाई एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, अदरवाइज मान लो इसका नाम चिंतामणि है, तो चिंतामणि नाम के तो कितने सारे लोग हैं, हाउ गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज हिम, है ना। तो जब उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना होगा, साथ ही साथ उसको अपनी रिटर्न्स भरनी होंगी, जीएसटी यानी अपनी समरी देनी होगी हर महीने। मैंने कहा भाई बड़ी टेंशन है, अब मैं मेरा काम संभालूँ, मेरी फार्मिंग को संभालूँ या ये सब। तो ऐसे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर हमारे पास जो इस कैटेगरी के जो पर्टिकुलर कुछ सप्लायर्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने बोला चलो आपको हम एक बात कहते हैं, आप क्या कीजिएगा कि नॉर्मली सप्लायर को जीएसटी गवर्नमेंट को देना होता है, बट ऐसे केसेस में वो कह रहे हैं आप अपने रेसिपिएंट को बोल दो कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ देगा। कितने देगा, 100 रुपीज़ देगा, 100 देगा नहीं, कितने देगा, 1000 रुपीज़ देगा, ठीक है ना। तो यानी आप सिर्फ उससे काजू के पैसे ले लो, कैश्यू नट्स के पैसे ले लो। उसने कहा फिर बाकी का कैसे करोगे, तो कहता है नो वरी, एक काम करेंगे, बाकी के जो रुपए हैं, कौन से वाले, 100 रुपये जो टैक्स के हैं, कितने हैं भाई, 100 रुपये जो टैक्स के हैं ना, वो ये रेसिपिएंट आकर खुद पे करेगा। यानी अभी बहुत क्लटर्ड अप हो गया, तो यानी आज इसको एक बार समराइज करते हैं। बेसिकली क्या रहने वाला है कि ये जो हमारा सप्लायर है इसके पास आएंगे 1000 रुपये और
ये जो कस्टमर है पहले वो 100 रुपये डायरेक्ट शॉपकीपर को देता था, सप्लायर को, अब नहीं देगा, खुद जाएगा गवर्नमेंट के पास कि देखो मैंने रिसीव करा है और ये 100 रुपये गवर्नमेंट आप मुझसे ले लो। नॉर्मली ऐसा देखे नहीं, कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पर। हाँ, सो दैट्स वाई ऐसी कैटेगरीज जहाँ पर हमारे इस रेसिपिएंट को खुद से जाकर गवर्नमेंट को वो 100 रुपये देकर आने हैं, उस केसेस को कहते हैं हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन शॉर्ट फॉर्म दैट इज RCM। और जहाँ पर सप्लायर को पे करना होता है, क्या बताया था मैंने क्लास में, उसको कहते हैं हम FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आई होप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ आ गया। लेकिन मैम ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। क्या दुविधा हो गई? हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर रिवर्स चार्ज लगता है, कहाँ पर नहीं लगता? अरे वाई देयर इज फेयर व्हेन आई एम हियर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम वही कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं कि जहाँ पर हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है। लेट्स डू इट। देखो, पहले तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? इट मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। यानी यहाँ पर जो लायबिलिटी अराइज हो रही है वो किसकी अराइज हो रही है? द लायबिलिटी किसकी है? जल्दी से बोलो। वो लायबिलिटी है हमारे रेसिपिएंट की, ना कि सप्लायर की। ठीक है, अब कौन सी कैटेगरीज हैं? तो कुछ कैटेगरीज हैं नोटिफाई किया हुआ है इन कैटेगरीज को, यानी गवर्नमेंट ने बताया हुआ है सेक्शन 10 क्लॉज 98 में, सेक्शन 2 क्लॉज 98 में। सेक्शन नंबर याद करना नहीं करना। हाँ, यहाँ पर हमने बोला अंडर RCM स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू डिपॉजिट GST किसकी होती है? वो हमारे उस पर्सन की होती है जो रेसिपिएंट है, तो इसलिए उसको अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना पड़ता है। चलो ठीक है, अब बात आई बेसिकली स्टूडेंट्स, जब भी हम ये बात करेंगे, अब आपके पास वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें से पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, तो अच्छे से, ठीक है, मोबाइल साइड में रख दो। मोबाइल पे क्लास देख रहे हो तो बस क्लास वाला टैब ओपन करो और कुछ नहीं, ठीक है ना। यानी क्या रखेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, RCM के अंडर हमारे पास ना अब 2 कैटेगरीज आने वाली हैं। कितनी कैटेगरीज आने वाली हैं? बेसिकली देयर आर 2 कैटेगरीज कवर्ड अंडर द RCM। एक रहता है सेक्शन 9 क्लॉज नंबर 3 और एक होता है स्टूडेंट सेक्शन 9 क्लॉज नंबर 4। अब ये है क्या, 3 कब आ रहा है और 4 कब आ रहा है? आइए बात करते हैं। देखो, पहला मैंने बोला सेक्शन 9(3) एंड 9(4). इसमें क्या है स्टूडेंट? 9(3) में वो कैटेगरीज कवर की गई हैं जहां पर कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज बता दी, गुड्स और सर्विसेज को डिफाइन कर दिया कि देखो अगर ये वाले गुड्स या सर्विसेज कोई भी पर्सन सप्लाई करेगा तो उसको क्या बोला गया कि सप्लायर, अगर आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 वाले आप ये वाले गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, आई थिंक मैंने क्लॉज बोल दिया था, क्लॉज नहीं है सबसेक्शन है, ठीक है, अगर आप ये वाले गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो तो आप हो जाओ टेंशन मुक्त। आपका वो जो पर्सन है ना, कौन है वो जो आपका रेसिपिएंट है, वो खुद से जाकर टैक्स पे आउट करेगा, ठीक है। सो 9(3) तो वो है। अच्छा स्टूडेंट, जैसे CGST और SGST एक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसका सेक्शन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, मैं लिखवाऊंगी अभी सब, और IGST में ये सेक्शन आता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 3, यानी सेम है, बस सेक्शन नंबर चेंज हो गया। सबसेक्शन नंबर सेम है, सेक्शन नंबर चेंज हो गया, ठीक है। फिर आता है 9(4) या अगर IGST की बात करें तो 5(4). इसमें क्या है, वहाँ क्या बताया गया, कुछ गुड्स और सर्विसेज को बता दिया गया पर्टिकुलर। यहाँ बोला 5(4) में कि देखो सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 तब लगेगा सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा अगर ये पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज है, अभी बताऊंगी कौन सी, साथ की साथ में स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज को कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर सेल कर रहा है, यानी अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो नहीं लगेगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो बोला कि चलो टेंशन ना लो तुम, हम इसको 9(4) में कवर करते हैं और तुम्हारा रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। अब इसको एक बार जरा आ जाओ समराइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम रिपीटिंग हियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि RCM से क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। देखो लिखो स्टूडेंट, सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM, कौन कौन से यहाँ पे सेक्शंस कवर हो रहे हैं? 2 सेक्शन कवर होंगे, ठीक है, लिख लेना। लायबिलिटी टू पे GST, ऑल्दो आप सबके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसके नहीं है वो जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आप बाय कर सकते हो, ठीक है।
फ्रॉम द ऐप और फ्रॉम द वेबसाइट, या फिर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ से। चलो स्टूडेंट, तो देखिए क्या है लेकिन फिर भी ये नोट्स जो है समराइज नोट्स साथ में उसके बना लो, आपको पता है साइड में पेज दिया हुआ वहाँ बनाते चलो। आरसीएम का मतलब लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। किसकी लाइबिलिटी है भाई ये? रेसिपिएंट की। किसकी है? रेसिपिएंट की, ठीक है, सप्लायर की नहीं है, रेसिपिएंट की है। लिख लिया सबने? चलो ठीक है। फिर दो सेक्शंस यहाँ कवर हो रहे हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ने वाले हैं हम मैम? इसमें है सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट का, ठीक है। और इसी कैटेगरी में स्टूडेंट सेम कैटेगरी की स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज वाला जो है आईजीएसटी का है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। क्लियर? 9 सबसेक्शन 3 और 5 सबसेक्शन 3 किसका है? एक्ट याद रखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसमें पढ़ रहे हैं हम कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज, नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लिखो नोटिफाइड कैटेगरीज, आई होप सबको विजिबल होगा जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी इन कैटेगरीज में चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर, ठीक है। नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लेकिन और अब यहाँ क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास? देखिए कि ये जो हमारे पास आ रहा है, लिखिए इसको, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 किसका? सीजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट का और एसजीएसटी एक्ट का, या फिर सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 किसका? आईजीएसटी एक्ट का। दोनों में ही सबसेक्शन नंबर सेम है। इसमें क्या होगा? इसमें कहा गया कि गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड होंगे, भी वो तो होंगे ही ना। गुड्स और सर्विसेज तो यहाँ पे भी स्पेसिफाइड है, यानी नोटिफाई उन्होंने कर दिया, स्पेसिफाइड है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए आ रहा है। स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज के लिए है, एक मिनट रुको मैं दिखा देती हूँ, लिखो यहाँ पर, स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज के लिए है। लेकिन साथ के साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर मेजर चेंज क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो 9 सबसेक्शन 4 नहीं लगेगा, ठीक है। समझ आ गई ये बात? ओके, यानी इस कैटेगरी में सप्लायर रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो नॉट गोइंग टू मैटर इन 9(3), बट इन 9(4) सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। अलग अलग दोनों के लिए जो है गुड्स और सर्विसेज को स्पेसिफाई किया हुआ है। समझ आ गई बात? तो करें आगे। चलो ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब बात आती है, पहले मैं आपको इस क्लास में करवाने वाली हूँ स्टूडेंट 9 सबसेक्शन 3, आफ्टर दैट वी विल डू द 9 सबसेक्शन 4, ठीक है। पहले 9 सबसेक्शन 3 करेंगे हम। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों के बारे में है, लेकिन पेपर में सर्विसेज पे से क्वेश्चन आता है, गुड्स पे से नहीं आता, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कौन से वाली जो गुड्स हैं यहाँ कवर हुई हैं। अब स्टूडेंट्स, ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिन पे 9 सबसेक्शन 3 लग रहा है या आईजीएसटी का 5(3) लग रहा है, वो है हमारे पास। गुड्स की बात कर रही हूँ, देखो, एक तो कैशनट, अरे मैम काजू, हाँ काजू, लेकिन यहाँ पे काजू में एक ट्विस्ट है स्टूडेंट्स। काजू ना 2 तरीके के होते हैं, अभी बात करी, एक पर कवर होता है यानी दे आर शेल्ड, और एक होते हैं पील्ड यानी जिन पे कवर नहीं होता, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द पील्ड वन। शेल्ड वालों पे नहीं लग रहा, जो नॉट शेल्ड है यानी जो कवर में नहीं है, जो नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं, पील्ड वाले जो होते हैं, मतलब जिनसे कवर हटा दिया गया होता है, सिर्फ उन पर आरसीएम अप्लाई होता है। क्लियर? या जो बीड़ी रैपर लीव्स होती हैं, टोबैको लीव्स हैं, रॉ कॉटन है स्टूडेंट्स, लॉटरी सप्लाई कोई कर रहा है, लॉटरी सप्लाई तब अगर वो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कर रही है, यानी तो इन सब कैटेगरीज में, या स्टूडेंट जो सिल्क यार्न होते हैं, रेशम के धागे, ठीक है, या फिर कोई यूज्ड व्हीकल है, ऑलरेडी यूज्ड हुआ हुआ है, कोई ऐसे गुड्स हैं जिनको कब्जे में लिया, सीज कर लिया, ठीक है, कोई पुराने गुड्स हैं, वो सब यहाँ कवर होते हैं। मैं इस पर ज़्यादा आपको जोर नहीं डालूंगी बिकॉज पेपर में ये नहीं पूछने वाले। क्लियर? स्टिल मैंने लिख दिया है तो आप एक बार उसको नज़र मार सकते हो। ओके, पेपर में नहीं आएगा ये, पेपर में आती है सर्विसेज, ठीक है। सो आई होप सब समझ गए होंगे, इसीलिए मैं इसको इतना ज़्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक बहुत जो है वास्ट है, यहाँ करने लग गए तो फिर दिक्कत है आपको। अब
बात करते हैं स्टूडेंट्स हम द नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली सर्विसेज का टॉपिक जो कि 9 सबसेक्शन 3 में कवर होगा। पहले हमने क्या बात करी, ऐसे गुड्स जो कि आरसीएम में है। मैम गुड्स के लिए भी सेक्शन है क्या 9(3) या 9(4) वाला? नहीं, गुड्स के लिए तो बस उन्होंने बता दिया कि देखो जी ये वाले गुड्स है। सर्विसेज से सेक्शन स्टार्ट होगा आपके पास 9 सबसेक्शन 3 एंड जो 9 सबसेक्शन 4 वाला। क्लियर, लेट्स डू इट। पहली सर्विस इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आने वाली है जीटीए की सर्विस। किसकी सर्विस? जीटीए की सर्विस। आइए दिखाती दिस वन। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, या इसको हम बोल सकते हैं 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। क्लियर। अब इसमें क्या है, बात आती है जीटीए। ये क्या है? ये तो लग रहा है वो जीटीए एक गेम आती है। नहीं, जीटीए का मतलब होता है स्टूडेंट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अगर आपको पता हो कि ठीक है पर्टिकुलर कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो किसी भी बिजनेसमैन का या किसी के भी गुड्स को उनकी फैक्ट्री से लेकर दूसरी जगह पहुंचाती है या उनकी कंपनी से लेकर कहीं और रख कर आ रही है। इट मीन्स बेसिकली वो हेल्प करती हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। किसके लिए हेल्प करती हैं? गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा, जिस स्टूडेंट को लग रहा है ना मैम गुड्स वाला टॉपिक भी वैसे पता हो नॉलेज के लिए, डेफिनेटली एक काम करेंगे, इस क्लास में सर्विसेज कवर कर लो जो पेपर में आने के हाईएस्ट चांसेस है। नेक्स्ट मैं आपको सेपरेट क्लास दे दूंगी जिसमें ये सब गुड्स के बारे में आपको इन डिटेल बता दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले पेपर वाला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में हमारे पास क्या रहने वाला है कि ये जो कंपनी से क्या करती है, एक जगह से सामान लिया दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके लिए वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है एज जीटीए। अब उस जीटीए के बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगी, और ये जीटीए वो वाला जीटीए होगा जो सामान पहुंचाएगा बाय रोड, यानी बाय एयर, बाय रेलवे, उन सब बाय वाटर रूट, उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ जो सड़क के थ्रू यानी जो व्हीकल्स चलते हैं उनकी, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल ट्रक वगैरह चल रहे हैं। अब बात आई इनके केस में बोला कि देखो हम आपको बता दें कि ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो है, जब वो इन पर्टिकुलर रेसिपिएंट्स को, इन पर्टिकुलर बंदों को भी मैं बोलूँ ना, तो अपना सामान देंगी ना, तो उसके केस में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को कर दिया चिंता मुक्त कि उसको वहां पर जाकर कोई भी जीएसटी पे नहीं करना एज अ सप्लायर, उसका रेसिपिएंट अपने आप जीएसटी पे करेगा। ऐसा क्या? डेफिनेटली। आइए देखते हैं कैसे। जस्ट स्प्लिट इट आउट, ठीक है। एक बार ये रब कर देती हूँ जो आपको अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, क्लास के बाद मुझे बताना जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। प्लीज प्लीज लेट मी नो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है तो देखो स्टूडेंट, पहली तो हम जो बात कर रहे हैं कि अगर जीटीए ने, ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, उसने अपनी सर्विसेज यानी किसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, कोई फैक्ट्री के सामान को। फैक्ट्री हमेशा रजिस्टर होती है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जैसे पार्टनरशिप वाला रजिस्टर है वैसे। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना जीटीए ने सर्विस फैक्ट्री को दी, जीटीए ने सर्विस फैक्ट्री को दी, ठीक है। जब वो फैक्ट्री को अपनी सर्विस देगा ना स्टूडेंट, अब एक बात बताओ, बेचारा वो जीटीए वाला बंदा, उसको सड़क के रास्ते तो सामान पहुंचाना है, वो सामान पे ध्यान दे या रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स पे? नहीं, या जीएसटी रिटर्न्स पे? कुछ नहीं। फैक्ट्री के पास माना गया, अज्यूम कर लो, मेमोरी टेक्निक बना लो भाई, अपना टैक्स पर्सनल होगा, वो लोग संभाल लेंगे। तो बोला इस केस में सप्लायर को यानी जीटीए को, जिसने अपनी सर्विस दी है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसको टैक्स पे नहीं करना, फैक्ट्री को आरसीएम के अंडर टैक्स पे करना है। तो पहला तो अगर जीटीए ने अपनी सर्विस दी फैक्ट्री को, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट्स, अगर जीटीए ने अपनी सर्विस दी किसी भी सोसाइटी को, अब सोसाइटी भी जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक होता है 1860 या कोई भी लॉ। अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो जीटीए ने किसी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी को, अनरजिस्टर्ड नहीं, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी को सर्विस दी, यानी सोसाइटी के कहने पर, ठीक है। उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया, तो उस केस में भी जीटीए को नहीं करना टैक्स पे, किसको टैक्स पे करना है? गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, ठीक है। अगेन जीटीए को नहीं करना, सोसाइटी को करना है।
पहला तो फैक्ट्री, सेकंड सोसाइटी, ई फैक्ट्री सोसाइटी। क्लियर? चलो उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है, जैसे सोसाइटी की बात आई ना, अब जैसे ही सोसाइटी वर्ड आता है ना, आई थिंक हम में से कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं भूलता ना। क्यों? भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत सारे फायदे हैं, पढ़ते हैं हम लॉ वगैरह में, ठीक है। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आई कि अगर जीटीए ने अपनी सर्विस दी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी, जो सोसाइटी जो किसी भी लॉ के अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ में बनी है, किसी में भी बस रजिस्टर्ड है, सही है, लॉ के अकॉर्डिंग बनी है, तो उस केस में भी जीटीए को टैक्स नहीं देना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना है, यानी रेसिपिएंट को देना है। फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद कर लो क्लास में मेरे साथ, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फिर कहा या कोई भी बंदा है जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है, नॉट जस्ट द फैक्ट्री सोसाइटी या कोई भी, जो भी बंदा, बट अब ये रजिस्टर्ड जीएसटी लॉ में होना चाहिए, तो उस केस में भी स्टूडेंट्स क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। देखो पहले उन्होंने कहा था फैक्ट्री सोसाइटी वाला अपने लॉ में रजिस्टर है, या कोई भी बंदा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबको याद रखोगे क्या, कंपनीज को भूल जाओगे नहीं ना? तो नेक्स्ट बोला गया कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है, ये एक फैंसी लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, इसका मतलब सीधा साधा यानी कि कंपनी, ठीक है। तो अगर जीटीए अपनी सर्विसेज कंपनी को देता है तो अगेन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कंपनी टैक्स पे आउट करेगी। उसके बाद अब बात आती है पार्टनरशिप फर्म की। भाई ये तो हमने 11th से सीख लिया था पार्टनरशिप फर्म क्या होती है ना, अकाउंट्स में आता था। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में भी, पार्टनरशिप फर्म के केस में भी जीटीए उसको सर्विस देता है, तो उसको क्या करना है, उसको एज अ रेसिपिएंट टैक्स पे आउट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फर्म के केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, वो क्या, फैक्ट्री मस्ट बी रजिस्टर्ड, सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ, यानी वो रजिस्टर्ड वाली बात आ गई। या कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में स्टूडेंट हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा है दैट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, पढ़ा है ना? यस। तो इसीलिए बोला पार्टनरशिप चाहे रजिस्टर्ड है चाहे रजिस्टर्ड नहीं है उसके लॉ में, स्टिल उस पर ये रूल एप्लीकेबल होगा, बिकॉज मैक्सिमम पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती। आप प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ, तो मैक्सिमम पार्टनरशिप्स आर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, किसी भी लॉ में स्टिल उस पर ये रूल लगेगा। कोई एओपी है यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है तो भी लगेगा। एओपी क्या होता है वो सबने अच्छे से क्लास में समझा था, यानी जहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी ऑफ पर्सन लाइक इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी और कोई भी कैटेगरी ऑफ पर्सन मिलके कुछ बना रहे हैं एंटिटी, दैट इज एओपी, ठीक है। या स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में, अब जिसने अभी तक नहीं पढ़ा तो नॉट वरी, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। सीटीपी क्या होते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। एक पर्सन है वो कर्नाटका से रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसको लगा उत्तराखंड में ना एक एग्जीबिशन चल रही है, मुझे भी उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, यानी अब उसको उत्तराखंड से आकर कुछ सप्लाई करना है। अब सप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसको ये बोला गया कि एक काम, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कोई भी पर्सन आ रहा हो तो उसको मतलब रजिस्टर अपने आप को करवाना था। ऐसे केसेस में जब रजिस्टर करवाना होता है ना हमें, तो उसके लिए हमें उस स्टेट में, उस राज्य में, उस स्टेट में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए होता है, बट उसका तो है नहीं, उसको तो एग्जीबिशन के लिए आ रहा है, तो उसको बोला कोई नहीं, आप कैजुअल बेसिस पे करवा लो रजिस्टर, दैट इज एज इन सीटीपी। सीटीपी से एडवांस में टैक्स वगैरह ले लेते हैं, एस्टिमेशन लगा, ठीक है। तो या कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि इंडिया से है, टैक्सेबल टेरिटरी यानी हमारा इंडिया, जय हिंद जय भारत, तो उसको भी यहाँ पर क्या लगेगा, आरसीएम। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस पर अप्लाई नहीं होगा, इन 7 कैटेगरीज पे अप्लाई होगा, 7 कैटेगरीज पे अप्लाई होगा। आपको ना मैं पूरे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टॉपिक के लिए, या मैं बोलूँ पूरे जीएसटी के टॉपिक के लिए एक बात बता देती हूँ। वो क्या, एक बहुत ही राज की बात है, आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखने वाले हो कि बेसिकली क्या रहता है, देखिए है क्या ना, हमारे पास गवर्नमेंट क्या करे, इंडिया को गवर्न करे, इंडिया को आगे पहुँचाए, या फिर खुद इन टैक्सेस को पे करने में लग जाए। तो आप मैक्सिमम केसेस में देखोगे कि या तो जहाँ पर गवर्नमेंट सप्लायर है,
गवर्नमेंट कोई सर्विस या गुड दे रही है वहाँ टैक्स लगता ही नहीं, एग्जम्प्टेड हो जाता है। या फिर अगर लगता भी है, गवर्नमेंट अगर सप्लायर है तो उसका जो रेसिपिएंट है वो कहते हैं भाई वो टैक्स पे आउट कर देगा, हमें इन बातों से दूर रखो, ठीक है। तो यानी ऐसे केसेस अब आप यहाँ पे देखने वाले हो जहाँ पर गवर्नमेंट इंक्लूड होगी। तो गवर्नमेंट अगर आरसीएम है, गवर्नमेंट अगर रेसिपिएंट है, अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट सर्विस ले रही है, आपको लगता है टैक्स लगेगा? नहीं, उस पर फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। सो हाउएवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शेड नॉट अप्लाई टू सर्विसेज। अगर जीटीए इन पर्टिकुलर पर्सन्स को सर्विसेज दे रहा है, यानी रेसिपिएंट ये पर्टिकुलर बंदे हैं, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। ऐसे कौन से बंदे हैं, आइए देखते हैं ऐसे कौन से पर्सन हैं। अगर जीटीए अपनी सर्विस किसको दे रहा है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जिसको किसने एस्टेब्लिश किया है या वो किसका है, अगर वो डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर यूनियन टेरिटरी का है, ठीक है, सो इन ऑल दोज केसेस स्टूडेंट्स वहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता। फिर या जीटीए ने अपनी सर्विस लोकल अथॉरिटी को दे दी, यानी एक तरीके से जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड्स वाला है, तो अगेन गवर्नमेंट बॉडी नहीं लगेगा। या किसी भी गवर्नमेंटल एजेंसी को दे दी, गवर्नमेंटल एजेंसी को दे दी, सो इन ऑल दोज केसेस स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि आरसीएम नहीं लग रहा है, ये बंदे रेसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद से टैक्स पे करेगी, नहीं, उनको और बहुत काम है, गवर्न करना है इंडिया को। अब ध्यान रखना मैम, इन सब केसेस में होंगे तो ये रजिस्टर्ड ही, हाँ है तो ये रजिस्टर्ड है, लेकिन स्टूडेंट इन्होंने रजिस्ट्रेशन किस लिए लिया था, अब ये चीज़ देखना आप। देखिए इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है, हाँ ऑब्वियसली इवन एज ए रेसिपिएंट दे आर रजिस्टर्ड, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उनके ऊपर ना एक रूल लगता है एंड दैट इज टीडीएस रूल। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं, आइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं अब, जो अगर खाली रीड आउट करने से समझ नहीं आती और वहीं पे मार्क्स कट आउट होते हैं। क्या है ना कि ये जो गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट है, एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर नॉर्मली ना एक सेक्शन लगता है जीएसटी में, सेक्शन 51। मैम ये क्या है? सेक्शन 51 ये कहता है, अभी आगे ये इन डिटेल आएगा तो अभी सिर्फ समझ लो कि ये है क्या। सेक्शन 51 बोलता है कि देखो, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी पर्सन को, ठीक है, गवर्नमेंट से कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है किसी का, अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो गवर्नमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्टी, गवर्नमेंट ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जब उस कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट पेमेंट करती है ना, तो पेमेंट करते टाइम पर वो ऑटोमेटिकली उसमें से, मतलब पहले ही उसमें से कुछ टैक्स काट के पेमेंट करती है, उसको कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन वाइल पेमेंट, दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये जो हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी अभी हमने पढ़े, अगर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस पर्पज से लिया कि उन पर सेक्शन 51 लग रहा है, सेक्शन 51 लग रहा है यानी टैक्स काटना है, टैक्स काटना है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करवाना है, इस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था, तो इन दैट केस आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर वैसे ही रजिस्ट्रेशन लिया था तो आरसीएम अप्लाई होगा, क्लियर। So which has taken registration under the CGST Act only for the purpose of deducting tax under section 51, सिर्फ सेक्शन 51 की वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था, बाकी वो खुद से कुछ भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं करते, क्लियर, समझ आ गई। चलो फिर फटाफट से इसके लिए लिख लीजिए एक मेमोरी टेक्निक। क्या मेमोरी टेक्निक है? मेमोरी टेक्निक इज लागेगा, लागेगा, जीएसटी नहीं ला, आरसीएम नहीं लागेगा, लिख लो जरा यहाँ पर, आरसीएम नहीं लागेगा। क्या है? आरसीएम नहीं लागेगा। मैम हिंदी में लिख ले, नहीं इंग्लिश में लिख लो। क्या है ये? LA मीन्स लोकल अथॉरिटी, G इज मीन्स गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट, और GA का मतलब है गवर्नमेंट की एजेंसीज, ठीक है। तो आरसीएम नहीं लागेगा, फटाफट से लिख लो। और ये जो भी मैं आपको साथ साथ लिखवाती जा रही हूँ, आई होप आप अपने नोट्स में इसको बना रहे हो, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। फर्दर
ये जो एंट्री है यानी जिसमें हमने बताया कि जीटीए इन पर्टिकुलर पर्संस को अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को सप्लाई करेगा तो आरसीएम लगेगा उसमें। further nothing contained in this entry shall apply where supplier has taken registration under GST Act and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge। ये क्या है, एक बार पूरा पढ़ लो फिर बता रही हूँ। And supplier has issued a tax invoice to the recipient charging CGST। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये जो अभी हमने बात करी किसकी बात करी है, फटाफट से कोई मुझे बताएगा, लिख कर बता दो किसकी बात करी। मैम हमने बात करी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, कि जीटीए ने अगर अपनी सर्विसेज स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को दी, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को दी तो भाई आरसीएम लगेगा, लेकिन आरसीएम नहीं लागेगा किस पर, वो लोकल अथॉरिटी वाली कैटेगरी पे। यहाँ भी इन्होंने कहा कि सुनो जीटीए ने अपनी सर्विस स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को दी थी, रजिस्टर्ड फैक्ट्री वगैरह को, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। किस में करवा लिया, सीजीएसटी एक्ट में। ठीक है, अब सीजीएसटी एक्ट में जाकर उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और साथ के साथ उसने ये वहाँ बोला कि देखो भाई मैं तो खुद ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करना चाहता हूँ। अगर खुद से जीटीए ने अपना रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाया ना कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में मैं टैक्स पे करूँगा, तो नो प्रॉब्लम। एक तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया इस पर्पस के लिए, प्लस उसने अपने रेसिपिएंट को बिल इशू करा यानी इनवॉइस इशू करा, और उसमें इनवॉइस में उसने उसे जीएसटी चार्ज कर लिया कि देखो मैं इतना जीएसटी कट कर रहा हूँ तुम्हारा, तो मुझे दो, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। बेसिकली अगर ये दो काम हुए हैं, रजिस्ट्रेशन प्लस इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन विच जीएसटी हैज बीन मेंशन्ड, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स वहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ऑब्वियसली खुद से जीटीए जाके कह रहा है। अब एक बात, इस पॉइंट से क्वेश्चन आने के हाईएस्ट चांसेस हैं May 24 में। द रीजन बीइंग, पहले ये कैटेगरी जीटीए पे नहीं थी, तो एक तरीके से ये अमेंडमेंट है, नया रूल है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी पे अभी लगा है। तो अच्छे से इसको कर लो। May 24 और November 24 इन बोथ द एग्जामिनेशन दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्लियर? सो बैक टू द टॉपिक हियर, समझ आ गया आई होप सबको। अब स्टूडेंट्स आप पक्का सोच रहे होंगे मैम बार बार से सीजीएसटी क्यों आ रहा है, तो इसका भी अब आंसर सुन लो और ध्यान से सुनो। हमारी जो एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स, वैसे जीएसटी कितने टाइप का हो गया हमारा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। पढ़ा है हमने ये यस पेपर में, वो हर स्टेट के बारे में, जबकि ऑल्दो जीएसटी में सब सेम है, लेकिन ये नहीं पूछते, इसके सेक्शंस नहीं पूछते। सीजीएसटी के मैक्सिमम सेक्शंस आते हैं, ये स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ भी है। कुछ सेक्शंस हैं, बहुत ही मिनिमम सेक्शंस है, बहुत लीस्ट सेक्शंस हैं जो आईजीएसटी के पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको अलग से करवा दूंगी। जैसे 9(3) है तो सिर्फ इतना पूछ लेंगे कि साथ में आईजीएसटी का कौन सा है, तो 5(3) है, इससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए स्टूडेंट्स बार बार जो भी सेक्शन लिख रहे हैं या वो लिख रहे हैं कि उसने अपने आप को सीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर करवाया हो। क्लियर? द रीजन बीइंग पेपर में वो सीजीएसटी के बारे में ही ज़्यादा पूछ रहा है, उसके सेक्शन के बारे में। तो वो जो सेक्शन 9(3) है वो है ही सीजीएसटी का, सेक्शन 51 है ही सीजीएसटी एक्ट का, दैट्स व्हाई सीजीएसटी नाम बार बार आ रहा है। वैसे प्रैक्टिकली क्या होता है, हमें सिर्फ जीएसटी में एक बार रजिस्टर करवाना है, उसके बाद स्टूडेंट ऑटोमेटिकली इट इज डीम्ड कि हमने सीजीएसटी एक्ट में भी करवा लिया, एसजीएसटी में भी अलग अलग नहीं करवाना पड़ता। आई होप आप प्रैक्टिकल सिचुएशन भी समझ गए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी आउट। ओके, अब बात आती है कि ये जो जीटीए वाली सर्विसेज है ना, इनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पढ़े इसको, आइए लेट्स डू इट। पर्सन्स लायबल टू पे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो जीटीए है ना, इसको बोला देखो तुमको ना दो ऑप्शन दे रहे, वो सब हो गया, उसने रजिस्टर करवाया, बात अलग है, लेकिन आरसीएम में भी उसको दो ऑप्शन दे दिए। क्या? आओ जरा ये दो ऑप्शन देखो। एक में उसको बोला गया कि तुम्हें जो टैक्स पे करना है वो कितना % टैक्स पे करना है, 5%। ठीक है, या जीटीए एज एन ऑप्शन की वो कोई भी ऑप्शन चूज कर ले, या दूसरे में बोला तुमको 12% का टैक्स पे कर। अरे मैम ये क्या हो गया, 5 ही करेगा वो 12 क्यों करेगा?
12 में उसने कहा यहाँ तुमने परचेज करते टाइम जो जीएसटी पे किया था, जिसको हम कहते हैं आईटीसी, वो ले सकते हो, लेकिन इसमें आईटीसी नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें तुमने परचेज करते टाइम जो जीएसटी वगैरह दिया है वो नहीं लोगे। तो अब 5% है भी कैसे स्टूडेंट, तो 5% का मतलब है अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 5% का आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसी को डिवाइड कर दो, 2.5 का सीजीएसटी, 2.5 का एसजीएसटी। क्लियर? ऐसे ही सेम 12% में अगर इंटर स्टेट है तो फ्लैट 12, इंट्रा स्टेट है तो 6% सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी। क्लियर? अब यहाँ देखो 5% वाले केस में वेयर जीटीए हैज नॉट टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड इन सप्लाइंग जीटीए सर्विसेज, उसने कोई आईटीसी नहीं क्लेम किया, तो वेयर जीटीए exercise the option to itself pay GST at said rate or does not exercise the option to itself pay GST at said rate, यानी इसका मतलब उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इन केसेस में ये बोला गया कि देखो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर 5% वाला केस है, देखो यानी 2 केसेस बन गए, एक में 5% का टैक्स है, एक में 12% का टैक्स है। ठीक है, जहां पर 5% का टैक्स है, कितना टैक्स है, 5% का टैक्स है, सिर्फ वहीं पर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऑप्शन को अवेल कर सकता है, यानी वहीं पर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स नॉट द सप्लायर। ऐसा क्यों, इसको समझो। जब वो 5% का टैक्स पे कर रहा है, यानी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा, आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा ना, नो प्रॉब्लम, दो उसके रेसिपिएंट को कि वो टैक्स पे करे। लेकिन 12% में वो ये कह दे कि रेसिपिएंट टैक्स पे कर दे लेकिन मैं आईटीसी अवेल करूंगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, तो ये ऐसा नहीं चलता। यानी 5% के केस में अगर क्या होगा, रेसिपिएंट को वहां पर टैक्स पे करना होगा, लेकिन अगर उसने क्या किया, उसने ये कह दिया मैं अपने आप को रजिस्टर करवा रहा हूँ अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मैंने बिल इशू कर दिया जिसमें लिख दिया इनवॉइस में जीएसटी, तो फिर सप्लायर देगा। ठीक है, लेकिन 12% में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। इसको मैंने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट पेज पे समराइज कर दिया। देखो क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रजिस्टर्ड जीटीए एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे टैक्स, अगर वो खुद से टैक्स पे कर रहा है, वो पर्सन स्टूडेंट्स अगर 12% की कैटेगरी में है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, 5% की कैटेगरी में है लेकिन खुद से टैक्स पे करना चाहता था तो फॉरवर्ड लगेगा, यानी 12 वाले पर हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उस पर रिवर्स चार्ज कभी नहीं लगेगा। लेकिन आरसीएम के केस में अगर वो खुद से टैक्स पे नहीं करना चाहता, यानी उसने रजिस्ट्रेशन वाला उस लेवल का नहीं करवाया, इशू इनवॉइस इशू नहीं करे, तो फिर वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। एक और यहाँ समरी बना लो इसकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी इतनी सारी समरीज बनवा दी आपको। 12% टैक्स, 5% टैक्स, 12 में एक तो आईटीसी अवेल होगा, 5 में आईटीसी अवेल नहीं होगा, विजिबल है सबको। 12 में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, 5 में 2 ऑप्शन, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज कब लगेगा, अगर रजिस्टर करवा लिया प्लस इनवॉइस इशू कर दिया, यानी खुद से चाहता था तो लगा दो फॉरवर्ड चार्ज, अदरवाइज रजिस्टर्ड नहीं करवा तो रजिस्टर नहीं करवा रहा इसके लिए वो, और वो ऐसा कुछ कह नहीं रहा कि मैं इनवॉइस इशू वगैरह करूंगा, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज। आई होप जीटीए का टॉपिक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट हियर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट द लीगल सर्विसेज। हाँ जी, जीटीए वाला, सारे टॉपिक्स इतने ज़्यादा लेंथी है नहीं, जीटीए वाला टॉपिक लेंथी है, बाकी के टॉपिक्स इतने लेंथी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है, बस देखो ना इतने में खत्म हो जाएगी ये एंट्री, दैट इज ऑन द लीगल सर्विसेज। जो मैं साइड में लिखवा रही हूँ प्लीज उसको हैंड रिटन नोट्स पे लिखते चलो। लीगल सर्विस क्या होती है, जो एडवोकेट्स अपनी सर्विस देते हैं। तो यहाँ बोला सिंपल सी, एक तो पहले यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में लिखो लीगल सर्विस और लिखो एडवोकेट। एडवोकेट स्टूडेंट्स, अगर एनी काइंड ऑफ एडवोकेट, यानी सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट, या मैं बोलूँगी फर्म ऑफ एडवोकेट्स, इंडिविजुअल एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट ने अगर अपनी लीगल सर्विस दी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसको सर्विस दी है, नाउ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सर्विस दी है किसी भी बिजनेस एंटिटी को,
किसी और को नहीं, बिजनेस एंटिटी को, कोई पर्सन नहीं, जो बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस कर रही है, और वो बिजनेस एंटिटी अगर टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है यानी इंडिया में लोकेटेड है, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स इस बिजनेस एंटिटी को ही हमेशा टैक्स पे करना होगा। देखो, एडवोकेट ने अपनी सर्विस दी तो सप्लायर को टैक्स पे करना चाहिए था, लेकिन एज पर द आरसीएम सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ये जो बिजनेस एंटिटी है विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इवन एज अ रेसिपिएंट, ये वहां पर टैक्स पे करेगी। मतलब वो कह रही है आप तो जी अपनी लीगल एडवाइसेस दो, केस लड़ लो हमारे लिए, टैक्स जो है हम खुद पे करेंगे, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब कई बार लीगल सर्विसेज जो हम CA में तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हम जाकर कहीं पे किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई केस चल रहा है, हमने रिप्रेजेंटेशन दी, तो अगर किसी ने भी अपनी लीगल सर्विस दी है, एडवोकेट्स ने, किसने? एडवोकेट्स ने, अगेन बोल रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात नहीं, एडवोकेट्स ने लीगल सर्विस दी है अपनी, तो रिप्रेजेंटेशनल सर्विस दी है, उस पर भी RCM लगेगा। अब पढ़ लो एक बार नोट से। सर्विस दी है इंडिविजुअल एडवोकेट ने, चाहे सीनियर हो, चाहे फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो, यानी कि कोई भी हो, ठीक है, अपनी लीगल सर्विस दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो इन दैट केस RCM लगेगा। मैम, इज इट नेसेसरी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो? उन्होंने बस इतना लिखा, बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। बाद में क्या होगा, जब रेसिपिएंट ने टैक्स पे करना है तो ऑब्वियसली वो पर्सन जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड सर्विस। आई होप सबको अच्छे से समझ आई, तो फटाफट से इतना रिवाइज कर लो पहले तो। अब स्टूडेंट्स बात आती है थर्ड सर्विस की अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा नया पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्या होता है, मान लो ये दो पार्टीज हैं, ठीक है, इनके बीच में ना आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, इन्हें लगा कोर्ट जाएंगे, ठीक है, कोर्ट भी जाने को तैयार थे, बट इतना कोई बड़ा ऐसा डिस्प्यूट नहीं था, बातचीत होकर मामला सुलझ सकता था। ठीक है, तो इनके लिए ऐसे केसेस के लिए एक ट्राइब्यूनल बना दी। ट्राइब्यूनल इज बेसिकली एक पैनल बना दिया स्टूडेंट्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स को बिठाया और ये कहा कि आप इन दोनों की आपस में बातचीत करवा के, यानी कि अगर मैं बोलूँ आर्बिट्रेशन करवा कर, और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भाई इनके बीच में नेगोशिएशन करवा देना और इस मामले को सुलझा दो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उस पैनल को, हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली ये इन दो पर्सन्स की म्यूचुअल कंसेंट से ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का पैनल बनता है। अब उस केस में स्टूडेंट यहाँ पर ये जो पैनल है, जब ये अपनी सर्विस देगी, किसको अपनी सर्विस देगी? किसी भी बिजनेस एंटिटी को। आई एम रिपीटिंग हियर, किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, यानी जो कि हमारे इंडिया की है। ठीक है, सो इन दैट केस सर्विस प्रोवाइडर कौन है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी को बोला बात सुनो, एक तो तुम्हारा झगड़ा सुलझवाया, ऊपर से टैक्स भी हम पे करें ना बाबा ना, तो एक काम करो, टैक्स तुम पे करो, यानी यहाँ पर रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। इट बेसिकली मीन्स यहाँ पर लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप समझ आ गया ये पॉइंट। ठीक है, आ जाओ एक बार। सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज अगर सप्लाई करती है कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, आप मुझे अब एक बात बताओ, आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन जो है कोई इवेंट्स वगैरह देखते हैं जब टीवी पर आते हैं? हाँ मैम देखते हैं। अच्छा, इवेंट्स के बीच में देखते हो दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय, दिस इवेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय, मान लो कोई भी XYZ कंपनी है, बोलते हैं। अब जब वो ऐसी स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई सीरियल्स की बात, इवेंट्स की बात नहीं हो रही, टैक्स से रिलेटेड है। भाई ध्यान से सुन लो मेरी बात को, क्या रह रहा है इसमें? जब भी ऐसी कोई बात हो रही है तो इसका मतलब भी वो साफ साफ वहाँ पर कहता है कि इस बंदे ने XYZ कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, यानी इस इवेंट में XYZ कंपनी का पैसा लगा है, मनी लगी है, पैसा। हाँ मैम, वैसे वो क्यों वहाँ के लिए पैसा दे रहे हैं? ऐसा कुछ भी ना नाम आता है, ठीक है, जब माइंड में ना, तो हमें भी ना वो अब मैं बोल रही हूँ दिस इवेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय XYZ कंपनी, तो ऑब्वियसली माइंड में स्ट्राइक करता है वो नाम। इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, वो ऐसे स्पॉन्सरशिप करवाती हैं। यहाँ हो क्या रहा है, ये जो पर्सन जिसने इवेंट किया, ठीक है, इसने एक तरीके से उस कंपनी को अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी है। मैम उसने कैसे दी? अरे भाई पैसा लिया, सर्विस दी, पैसा लिया उसने कंपनी से, उसको सर्विस दी। तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ये
ये वाला इवेंट जिसने इवेंट करा वो पर्सन, और सर्विस रेसिपिएंट कौन है, ये कंपनी। अब फोर्थ पॉइंट में बोला गया कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी या कोई फर्म ऐसे स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज रिसीव कर रही है ना, तो भाई ये जो कंपनी, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म है, इतना पैसा लगा रही है कि स्पॉन्सर भी कर रही है इवेंट्स को, है ना, नाम बढ़ाने के लिए, तो उनका अज्यूम कर लो भाई उसके पास में टैक्स डिपार्टमेंट भी अच्छा खासा होगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट सिर्फ 2 पर्सन्स को यहाँ बोला गया कि अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या फिर फर्म है कोई भी, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर? तो स्पॉन्सरशिप बाय एनी पर्सन, यानी स्पॉन्सरशिप की सर्विस कोई भी बंदा दे रहा हो, चाहे बिग बॉस दे रहा हो, चाहे हम लोग दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी है क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो इन दैट केस रेसिपिएंट यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म विल पे द टैक्स। क्लियर? फिर बात आती है गवर्नमेंट सर्विसेज की। किसकी? गवर्नमेंट सर्विसेज की। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम शेड्यूल 3 कर रहे थे, शेड्यूल 2 कर रहे थे, कि गवर्नमेंट हमेशा मैक्सिमम केसेस में आप यही देखोगे कि गवर्नमेंट खुद टैक्स पे नहीं कर रही, या तो एग्जाम्प्टेड में आ रहा है और या फिर दूसरा टैक्स पे करेगा। क्यों भाई? उनको इतना काम है गवर्नेंस संभाले या टैक्स भी खुद ही पे करे, उन्हीं के डिपार्टमेंट को टैक्स खुद पे करे, नहीं ना। तो यहाँ बोला गया कि जब भी सर्विस कौन दे रहा है, अगर सर्विस सप्लायर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जितनी गवर्नमेंट हो सकती है ना सारी लगा लो यहाँ पर, सबसे ऊपर कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर यूनियन टेरिटरी अगर है तो यूनियन टेरिटरी वाली, हमारी लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल अथॉरिटी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी यानी हर टाइप की गवर्नमेंट, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विस दे रही है और वो बिजनेस एंटिटी अगर इंडिया में है यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो इन दैट के स्टूडेंट्स वहां पर लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी भाई बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट से सर्विस ली है ना, तो टैक्स खुद पे करो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, बेसिकली 2 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी ये हुआ तो आरसीएम नहीं लगेगा। पहली एक्सेप्शन है अगर स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से समझना इस बात को मेरी, अगर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इन्होंने अपनी सर्विस दी है किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में भी है, इंडिया में है, यहाँ मान लिया भाई इंडिया में है, उस केस में स्टूडेंट्स अगर ये सर्विस दी गई है, इनके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी यानी लैंड या बिल्डिंग थी, ठीक है, ये घर बना हुआ था, उन्होंने कहा बिजनेस एंटिटी हम तुम्हें ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं। जब ये सर्विस दी ना, तो यहाँ से बोला गया कि एंट्री नंबर 5 यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे इसको निकाल दिया, ये इसको एक्सेप्शन कर दी। हाँ, बट ऐसा क्यों? अब एक बात बताऊं सिंपल सी, तो अभी आप देखोगे कि सिर्फ बिजनेस एंटिटी नहीं, यहाँ पे ना सबको इंक्लूड किया, तो इसीलिए इसको एंट्री 5A में डाल दिया, ठीक है। तो इसकी एक्सेप्शन है, बट हाँ कहीं ना कहीं इस पर टैक्स लगने वाला है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर एक्सेप्शन में पॉइंट लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि किसी भी लेवल की गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट करने की सर्विस दे रही है, तो वहां पर आरसीएम नहीं लग रहा। क्लियर? सेकेंड सर्विस जिस पे आरसीएम नहीं लगेगा वो है स्टूडेंट्स पैट। क्या है? पैट। पेट नहीं पैट, पेट नहीं पैट। पी फॉर अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट ने अपनी सर्विस, यही जो सर्विसेज हैं वो दी है, पी फॉर पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एक बार बताओ, कभी भी पोस्ट ऑफिस गए होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे, है ना, तो वहां जाकर कभी देखा है किसी ने ये बोला आपने सर्विस दी टैक्स में दूंगा, चाहे किसी बिजनेस एंटिटी से आ रहा हो, चाहे बंदा किसी कंपनी की पोस्ट लेकर आ रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता, तो उसके केस में स्टूडेंट्स आरसीएम नहीं लगेगा। सेकेंड आता है, आपने ना देखा होगा स्टूडेंट्स, अच्छा पहले तो ये बात ध्यान से समझना, सपोज यहाँ पर मैं एयरपोर्ट दिखा रही हूँ, एयरपोर्ट, हाँ देखते आएंगे, सपोज दिस इज एन एयरपोर्ट, ठीक है, चलो अब मैं पूरा एयरपोर्ट तो नहीं बनाऊंगी ना, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, अरे वो इससे काम चला लिया करो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस एयरपोर्ट में अगर गवर्नमेंट ने अपनी कोई भी सर्विस दी है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, इसके अंदर, ठीक है, यानी इनसाइड द प्रेजेंट यानी एरिया, इनसाइड और आउटसाइड, या इसके एकदम बाहर
कोई भी सर्विस दी है उसने अपनी, तो वहां पर भी स्टूडेंट्स क्या होगा, वहां पर भी भाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। क्लियर? तो सर्विसेज। अच्छा, अब बात आती है मैम सिर्फ एयरपोर्ट या सिंपल पोर्ट भी? हाँ जी भाई, एयरपोर्ट भी और पोर्ट भी। पोर्ट का मतलब होता है वो एरिया जहां पर वेसल्स आते हैं, शिप वर आती है, ठीक है, और एयरपोर्ट मतलब जहां पर प्लेन आ रहा है। तो दोनों जगह में, बस सिर्फ 2 जगह है और कोई नहीं, रेलवे स्टेशन वगैरह नहीं है, दोनों जगह पर इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ एन एयरपोर्ट या सिंपल पोर्ट, वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा, यानी कि वहां पर रेसिपिएंट को टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, बात आई ना रेलवे स्टेशन की, तो ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि उसको तो और ज्यादा एक्साइटेड बनाया हुआ है। ठीक है, बट अभी नहीं, चैप्टर नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? अब जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये एंट्री 5 से निकाल के 5A में डाल दिया, तो नेक्स्ट एंट्री 5A, लेकिन क्योंकि एंट्री नंबर पेपर में याद नहीं करना, तो मैंने इसको सीरियल नंबर दिया और इसको 6 पॉइंट लिख दिया। ठीक है, वैसे लॉ के हिसाब से देखें सो इट इज एंट्री नंबर 5A। यहाँ क्या कह रहा है, वो कहता है, बात सुनो, अगर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को, पहले क्या था, पहले और अब में एक तो ना डिफरेंस देख लो, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, पेपर में आने के चांसेस भी है। पहले क्या कहा था उन्होंने, जब तक अमेंडमेंट का एक्सेप्शन में नहीं डाला था, वो कह रहे थे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट, देखो यहाँ पर ध्यान से भी बता, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट अगर अपनी सर्विस देती है, किसको सर्विस दे रही है भाई वो, अगर वो अपनी सर्विस दे रही है बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, और सर्विस है इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, सो इन दैट केस पहले वहां पर जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता था। उन्होंने कहा अब नहीं, इसको ना एक्सेप्शन में डालो। क्यों डालो? यहाँ पे बिजनेस एंटिटी बेशक रजिस्टर्ड थी चाहे अनरजिस्टर्ड थी, यानी जीएसटी में रजिस्टर्ड थी नहीं थी, उसको आरसीएम लगता था। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, बिजनेस एंटिटीज को दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना इट्स वेरी कॉमन। ये कहा एक काम करो, अब जो रेट से दिखा रही हूँ दैट्स एन अमेंडमेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6। गवर्नमेंट अगर अपनी सर्विस, यही इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की सर्विस किसी भी पर्सन को दे रही है, नाउ नॉट जस्ट बिजनेस एंटिटी, एनी पर्सन, इधर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एनी पर्सन, और वो पर्सन जो है, वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है अगर, ठीक है, मैंने बोला पेपर में सीजीएसटी के बारे में पूछता है, तो वो सीजीएसटी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड है, तो बाय इन दैट केस आरसीएम लगेगा। डिफरेंस समझे? पहले बिजनेस एंटिटी थी खाली, लेकिन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों, अब सारे पर्संस लगा दिए यहाँ पर, लेकिन रजिस्टर्ड होने चाहिए जीएसटी में। क्लियर? चलो, तो ये थी हमारे पास एंट्री नंबर 6, इसमें इससे अलग कुछ नहीं था। नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब होता है रहने की जगह। अच्छा एक बात तो आपने कभी देखा है कि जब रहने के लिए जगह दी जाती है तो उसको वहाँ पे मतलब वो रहने के लिए बेसिकली वहाँ पे वो एज ए रेजिडेंस अगर रह रहा है, तो उन्होंने कहा अगर ये सर्विस दी गई किसी भी पर्सन ने, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जिसके पास जीएसटी है, आपके पास ना मान लो एक फ्लैट है, फ्लैट खाली पड़ा, आपने सोचा इसको ना रेंट पे देता हूँ, अब आपको ये पता चल रहा है कि मैं जब इसको रेंट पे दे रहा हूँ तो मुझे ना जीएसटी पे करना है, सब्र हो जाएगा, मन में कर देंगे भाई सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन कितना बुरा लगता है ना, आपको ये पता है कि चिंतामणि को आपने रेंट पे दिया और चिंतामणि के पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, उसको दिक्कत नहीं हो रही, घर में वो रहेगा, ठीक है, पैसा हमें मिलेगा लेकिन घर में वो रहेगा, फिर भी यहाँ पर भाई उसके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसको बोल दो ना कि टैक्स पे कर दे। तो यहाँ यही बोला कि जब सर्विस दी गई इन द वे ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एनी पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो जो रेसिपिएंट है, रजिस्टर्ड बंदा है, वही जाकर टैक्स पे आउट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सर्विस बाय डायरेक्टर। अब इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की अगेन यहाँ पे ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, अब मान लो ये एक कंपनी है। अच्छा, डायरेक्टर कहाँ पर होता है, कंपनी में या कहीं और? मैम कंपनी में, हाँ इतना लॉ तो पढ़ लिया ना। हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब ये डायरेक्टर यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है, मतलब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टर्स को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। एक तो कि डायरेक्टर को कंपनी का एम्प्लॉय मान रहे हैं, पेपर में वो लिख देंगे एम्प्लॉय माना नहीं माना, या फिर एम्प्लॉय नहीं मान रहे, कुछ नहीं दे रहे तो आप एम्प्लॉय नहीं मानोगे। अगर एम्प्लॉय माना होता
ठीक है, वो ये कहते हैं तो ना एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है। अगर एम्प्लॉय माना होता तो एम्प्लॉय जब कंपनी को अपनी सर्विस देता, एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस देता, तो भाई उस पर क्या लगता, जल्दी से बता दो मुझे मैम, उस पर लगता शेड्यूल नंबर 3, दैट इज नेगेटिव लिस्ट, नो जीएसटी, क्योंकि ना उसको गुड्स मान रहे ना उसको सर्विस मान रहे। क्लियर। लेकिन जब एम्प्लॉय नहीं मान रहे, अब देखो मैं रेड पेन से दिखाती हूँ आपको, यहाँ एम्प्लॉय नहीं माना, अब वो एम्प्लॉय नहीं है पर डायरेक्टर कंपनी को अपनी सर्विस दे रहा है, यानी डायरेक्टर इज अ सर्विस प्रोवाइडर है। हमें सबको पता है कंपनी के पास अपना कितना बड़ा टैक्स डिपार्टमेंट होता है, डेफिनेटली होता है, फिर भी आप इस बेचारे डायरेक्टर को कह रहे हो कि तुम टैक्स पे करो, बड़ी दिक्कत है। नहीं, डायरेक्टर अगर कंपनी को अपनी सर्विस दे रहा है तो इन दैट केस स्टूडेंट्स, ये जो सर्विस रेसिपिएंट है यानी कंपनी जो है ये खुद से टैक्स पे आउट करेगी, डायरेक्टर टैक्स पे नहीं करेगा, यानी सर्विस रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स हियर। ठीक है, चलो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बेसिकली काफ़ी केसेस में देखोगे जहाँ पे कंपनी को कह दिया कि भाई तुम देखो कंपनी हो ना, तो पता है कि तुम्हारे पास तो टैक्स के बंदे अच्छे खासे बैठे हैं, तुम अपने आप टैक्स पे कर लो। ओके, सर्विस बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, डायरेक्टर ने कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट सिमिलर थिंग्स उनको नाम सर्विस दी है, तो इन दैट केस क्या हो गया, आरसीएम। अब मेरी बात सुनो, अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो ना मैम, कहीं तो सारे पर्सन आ रहे हैं, कहीं पे सिर्फ कंपनीज आ रही हैं, कैसा करें उसका भी तरीका बताऊंगी, लेकिन अभी पहले ये बात समझो। ठीक है, अच्छा जी, कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया कि इन दैट केस वो कुछ नहीं दे रहे ना, और ऐसे वर्ड्स दे दे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या जो भी, तो क्या होगा, वही बात देखो। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली इफ दे आर इंडिपेंडेंट इट मींस दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे आर वर्किंग ऑन एन इंडिपेंडेंट बेसिस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या जो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो उस पर शेड्यूल 3 नहीं लगेगा, यानी आरसीएम लगेगा। लेकिन स्टूडेंट जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है भी, उस पर तो शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट लगेगा। ओके, ठीक है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको स्पेशली मेंशन कर रही हूँ क्लास में। इट्स सो 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 इम्पॉर्टेंट, तो अच्छे से देखो। कई बार स्टूडेंट्स क्या लिखा होता है, एक वर्ड होते हैं, ठीक है, 2 वर्ड बेसिकली यहाँ पर हैं। द फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, पेपर में अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाना है तो वो ये वर्ड लिख देंगे, लेकिन हम उस डिफिकल्ट पेपर को भी आसानी से कर आएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो आई कैन अश्योर यू, आप टैक्स में स्टूडेंट एटलीस्ट 70+ तो लेकर ही आओगे, चाहे कितना डिफिकल्ट पेपर हो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, एंड द सेकेंड थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। हाँ, अभी हम बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी करने वाले हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। स्टूडेंट्स, जहां पर भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, यानी यहाँ पर वो जो पर्सन है एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो मान समझ जाना, फॉर सर्विस मतलब सर्विस देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स वहाँ पर जो लगेगा आरसीएम लगेगा, मतलब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, एक और पहचान बता देती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अगर होगा तो ये वर्ड उन्होंने नहीं दिया, ये नहीं लिख रहे वो। अच्छा, अब पहचानो, कैसे पहचानोगे, तो कुछ भी नहीं दिया तो हम अजम्पशन लिख देंगे, बट अगर ऐसे कोई वर्ड से खेल गए, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ना दे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये नहीं दिया, इसकी जगह लिख दिया कि एम्प्लॉय का ना, उन्होंने लिख दिया ये जो चिंतामणि डायरेक्टर है, जब इसको पेमेंट की गई तो इसका टीडीएस प्रोविजन लगाया गया, यानी इसको टैक्स काट के पेमेंट की गई और वो टैक्स डिडक्ट हुआ अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मैंने आपको इनकम टैक्स में पढ़ाया स्टूडेंट, 192 टीडीएस प्रोविजन किस पे लगता है, किसी ने अभी तक इनकम टैक्स नहीं करा तो ध्यान से सुनो, सेक्शन 192 लगता है सैलरी पे। अब सैलरी तो आप एम्प्लॉय को दोगे, तो यहाँ से आप पहचान जाओगे कि अरे भाई ये तो एम्प्लॉय। क्लियर, इसको एक बार समराइज करवा दूँ, आओ एक बार समराइज करते हैं इसको। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक्स में आपको साइड में जो जगह दी हुई है ना मैंने, वहाँ पे आप एक समरी प्लीज इसको बना लो, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, अगर वो एम्प्लॉय है डायरेक्टर, तो वहाँ पर क्या क्या दिया हुआ होगा, या तो दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ऑफ सर्विस, ऑफ इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है,
या उन्होंने लिख दिया होगा कि पेमेंट करते टाइम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अगर वो, तो इस केस में ये एम्प्लॉय है। अगर कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने दिया कब एम्प्लॉय नहीं होगा, तो अगर स्टूडेंट्स उन्होंने ये कह दिया कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, फॉर का मतलब कि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे 1 to 1 बेसिस पे काम हो रहा है, ठीक है। या स्टूडेंट्स उन्होंने सेकंड वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट का मतलब ही यही हो गया कि वो जो है किसी के डिपेंड, यानी वो जो है वहां पर एज एन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। ओके, समझ आ गई ये बात? चलो ग्रेट, ठीक है। हाँ, हम सैंपल पेपर्स में भी इसको करके जरूर डेफिनेटली देखेंगे। फिर आता है स्टूडेंट्स, आपने कहीं पर देखा है बड़े फोन आते हैं, इंश्योरेंस चाहिए जी, किसका फोन होता है वो फोन जो होता है वो ना इंश्योरेंस कंपनी से फोन नहीं होता। इन द मैक्सिमम केसेस उन्होंने अपने एजेंट्स रखे होते हैं। आपने देखा भी होगा, लोग अपनी जो है शॉप्स के बाहर या कहीं पे भी लगा लेते हैं दैट वी आर द इंश्योरेंस एजेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट वो एजेंट क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स ला रहे हैं, कस्टमर्स ला रहे हैं यानी वो इंश्योरेंस बिजनेस को अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो जब भी एजेंट किसी भी ऐसे पर्सन को अपनी सर्विस देगा जो कि एक इंश्योरेंस बिजनेस है और वो इंश्योरेंस बिजनेस टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इन दैट केस लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी ये जो पर्सन है, ये जो एंटिटी है, ये जो बिजनेस है, इसने सर्विस ली इंश्योरेंस एजेंट्स की, तो इनको खुद से टैक्स पे आउट करना है। अब ध्यान दीजिए, कौन ज्यादा बड़ा है, किसके पास टैक्स डिपार्टमेंट होगा, एजेंट के पास या बिजनेस के पास? तो आरसीएम लगेगा। अब यहाँ पर ना इसको कंफ्यूज मत कर लेना, ये सोच के देखो 3 पार्टीज इन्वॉल्व है इंश्योरेंस केस में। एक जिसका इंश्योरेंस हुआ दैट इज द कस्टमर, सेकंड ये एजेंट, और थर्ड है स्टूडेंट ये बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, हम कस्टमर की बात नहीं कर रहे, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब एजेंट ने बिजनेस को अपनी सर्विस दी तो वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर? तो ये कस्टमर से रिलेट हमने यहाँ पर इसको नहीं किया, कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ बात हो रही है एजेंट ऑफ बिजनेस की। ओके क्लियर? ऐसे ही स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वसूली भाई की। वसूली भाई, हाँ जी वसूली भाई की, आइए देखते हैं ये क्या है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, अपना बैंक नहीं, ये बैंक है, ठीक है, आइए देखते हैं, ये बैंक है। अब बैंक ने ना किसी को अपनी सर्विस दी, कैसी सर्विस दी, किसी को ना लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो पर्सन है जिसने लोन लिया था, ये लोन लेकर भाग गया, लोन वापस ही नहीं करा, तो इन्होंने कहा अब हमारे बस की तो नहीं है कि हम जाकर उसको पकड़े और उससे पैसा वसूल कर ले, ठीक है भाई, हमारा वो काम नहीं है। इसके लिए काम करो, वसूली भाई को बुलाओ, यानी उन्होंने स्टूडेंट्स अपॉइंट किया रिकवरी एजेंट्स को। रिकवरी एजेंट्स को पता है कि उन्हें किस तरीके से पैसा रिकवर करना है, लड़ाइयाँ करके, मारपीट करके? अरे नहीं, बेसिकली क्या होता है रिकवरी एजेंट्स का काम ना, जैसे उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैच है तो वो उसको सेल आउट करके पैसा ला के देते हैं, या फिर उनसे बात करेंगे, उन पे केसेस करेंगे, जो भी अपने आप देखेंगे, नॉट इन द इलीगल वे, इन द प्रॉपर लीगल वे, ठीक है। तो ये जो रिकवरी एजेंट जब बैंक को अपनी सर्विस दे रहे हैं और वो बैंक अगर टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि हमारे इंडिया का बैंक है, तो इन दैट केस भी उसको बोल दिया कि बात सुन लो, टैक्स तुम पे करोगे, वो एक तो पैसा ला के दे रहा है, तुम्हें रिकवरी करके दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो टैक्स पे नहीं करेगा। ऑब्वियसली किसके पास टैक्स डिपार्टमेंट होगा? बैंक के पास, रिकवरी एजेंट के पास नहीं। तो जब रिकवरी एजेंट अपनी सर्विस दे रहा है किसी भी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी वो इंस्टीट्यूशन जिसका लोन का काम होता है, या एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। मतलब बैंक्स नहीं होते, बट दे आर बेसिकली जस्ट अबाउट द लोन्स एंड द इन्वेस्टमेंट पर्पस। फिर आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे मैप के बारे में। किसके बारे में जी भाई? मैप के बारे में। अब ये मैप क्या है इसको समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करेंगे 3 लोगों के बारे में, ठीक है। एक हम बात करेंगे एम यानी म्यूजिक कंपोजर के बारे में। अच्छा, मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ आपका फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कौन है? हम सिंगर नहीं, जो म्यूजिक बना रहा है, कंपोज कर रहा है। सिंगर यानी जो गा रहे, गाने की बात नहीं कर रहे। फिर आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे हम, किसी भी तरीके का कोई आर्टिस्ट है। और फिर हम बात करेंगे फोटोग्राफर के बारे में। फोटोग्राफर मतलब अच्छा वो वाला फोटोग्राफर कह रहे हो आप,
जो किसी इवेंट में आके फोटोज खींचते हैं, नहीं। फोटोग्राफर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ऑन अ हायर लेवल, जो अच्छी अच्छी फोटोज कैप्चर करके प्रोड्यूसर्स वगैरह को देते हैं, ठीक है। तो इन केसेस में स्टूडेंट ये जो म्यूजिक कंपोजर है, ठीक है, क्या किया गया स्टूडेंट्स, इसने अपनी सर्विस दी किसी म्यूजिक कंपनी को, उसके लिए इसने म्यूजिक बनाया। आर्टिस्ट ने अपनी सर्विस दी है, फोटोग्राफर ने अपनी सर्विस दी है, मान लो किसी प्रोड्यूसर को या ऐसे ही किसी पर्सन को। तो इन तीनों को बोला MAP, बात सुनो। MAP यानी मैप, तुम बात सुनो। म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट और फोटोग्राफर, तुम बात सुनो, तुम ध्यान लगाओ अपनी कला पर, ठीक है। ये टैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। ऑल्दो यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, बस जो सर्विस ले रहा है यानी कंपनी, प्रोड्यूसर या उनकी तरह कोई, इफ दे आर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी हमारे इंडिया वाले बंदे ही रेसिपिएंट है, तो वो को टैक्स देंगे। आप अपनी कला पर ध्यान लगाइए, ठीक है। सो अगेन इन दैट केस, यानी मेमोरी टेक्निक मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी है मैप, ओके, मैप। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर लगेगा RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट, अगर आप में से कोई भी ऐसे अपने किसी फ्रेंड को जानता है जो बेसिकली सिर्फ उसको बुक्स चाहिए, सो दे कैन ओनली टेक द बुक्स ऑल्सो, ठीक है। मतलब उन्होंने ऑलरेडी क्लास ली थी, बुक्स अब उनको अमेंडेड चाहिए, कुछ भी है तो बुक्स भी अवेलेबल हो चुकी हैं। अब बात आती है सर्विसेज सप्लाइड बाय ऑथर। अगर अच्छा मैम बुक्स कहाँ से ले सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश होता है आपको, तो देखो मैं नंबर फ्लैश कर देती हूँ। नंबर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है। अब ऑथर को कैसे बोल सकते हो, बुक की बात कर रहे हैं तो बुक लिखता कौन है भाई, ऑथर लिखता है। अब ऑथर क्या होता है ना, वो बुक लिखकर एक पब्लिशर को दे देता है, पब्लिशर तुम पब्लिश कर दो, मैम मतलब पब्लिशर को दे रहा है, पब्लिशर उसका एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पर क्या होता है ना, इन्हें ऑथर्स को ना बेसिकली रॉयल्टी मिल जाती है, यानी हो जाता है जितनी बुक सेल होगी हम आपको उस पर कुछ अमाउंट दे देंगे। ऐसा क्यों, पूरा पैसा क्यों नहीं, अरे भाई प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत हाई आती है, पब्लिशिंग कॉस्ट बहुत हाई आती है, ठीक है। तो ऑथर ने जब अपनी सर्विस दी पब्लिशर को, जो बुक पब्लिश करेगा, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, सो इन दैट केस स्टूडेंट्स अगेन लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऑथर को कहा आप लिखने पे ध्यान लगाओ, पब्लिशर का रोज का काम है टैक्स खुद दे देगा। लेकिन अगर मान लो मैंने बुक लिखी, मैंने बुक एक पब्लिशर को दी, जेन्युइनली बताऊँ, आई विल नेवर एवर वांट कि ठीक है मुझे GST की नॉलेज है, मुझे टैक्स की नॉलेज है, फिर भी मेरा जो पब्लिशर है वो टैक्स पे करेगा। क्यों, मैं खुद करूँगी, अपने हिसाब से करूँगी। तो इसीलिए ऑथर तो वो भी हो सकता है, या ऑथर चाहे उसको GST की नॉलेज ना हो, स्टिल दे वांट कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते, हम बुक्स लिख रहे हैं तो हम कर लेंगे। तो उस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑथर को ये एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आप चाहते हो और आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं चाहिए, GTA की तरह इनको भी ऑप्शन दे दिया, अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज चाहिए, खुद से टैक्स पे करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेते टाइम पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना कि आपको खुद GST पे करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम फॉरवर्ड चार्ज में खुद से GST पे करते हैं तो वो होता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर। जैसे ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर, क्लियर। वहाँ लिख देना आप कि भाई आप जो है अब से खुद से टैक्स पे आउट करोगे। पर एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है तो इन दैट केस जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया यानी सेलेक्ट किया गया, सेक्शन को GST लैंग्वेज में कहते हैं एक्सरसाइज करना, उसके 1 साल तक विद इन 1 ईयर उस ऑप्शन को विड्रॉ नहीं कर सकता। तो ध्यान से ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करो। अगर फॉरवर्ड चार्ज क्लिक कर रहे हो तो 1 साल तक आपको फॉरवर्ड चार्ज पे ही रहना पड़ेगा। मैम अगर रिवर्स चार्ज किया फिर कभी भी आप उसको पलट सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज अगर सेलेक्ट कर लिया तो 1 साल तक रहना पड़ेगा। अब ये बात पब्लिशर को भी तो बता दो, वरना वो तो खुद ही धक्के खा रहा होगा टैक्स के लिए। तो इन दैट केस उसको एक डिक्लेरेशन देनी होगी पब्लिशर को कि भाई देखो टैक्स मैं पे करूँ। ओके, चलिए यहाँ तक समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे RBI की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब देखो स्टूडेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है ना, वो एक अलग से कमेटी बना लेता है कि जो उसके सारे कामों को अच्छे से देख सके, क्योंकि भाई RBI क्या है, सारी बैंकिंग को संभाल रहा है इंडिया का, ठीक है ना। तो अब RBI एक कमेटी जो बनाता है इस काम के लिए, उसको बोलते हैं ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग कमेटी,
ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो ओवरसीइंग कमिटी जो कि आरबीआई ने बनाई, जब वो आरबीआई को अपनी सर्विस दे रहा है, तो इन दैट केस आरबीआई खुद टैक्स पे करता है, ओवरसीइंग कमिटी नहीं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अब आपने कहा था गवर्नमेंट खुद कभी टैक्स पे नहीं कर रही। आरबीआई इज नॉट अ गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट नहीं है। आरबीआई अलग से पूरा एक, आरबीआई जो है एक अलग बॉडी है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसको मिक्सअप मत करो गवर्नमेंट के साथ, क्लियर। सो आरबीआई ने, देखो, इस ओवरसीइंग कमेटी ने जब आरबीआई को अपनी सर्विस दी है, तो इन दैट केस ये जो रेसिपिएंट यानी आरबीआई है, वो खुद से टैक्स पे आउट करेगा, वो ओवरसीइंग कमेटी नहीं करेगी। उनको कहा भाई आप तो बस काम देख रहे हैं ना, अच्छे से हो रहा हो, ओके। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या कि अभी आपने सोचा ही था, यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग कि अरे कोई ना बाइक या एक्टिवा ले लेते हैं अच्छी सी, ठीक है। कॉल आ गई, सर मैम बाइक एक्टिवा के लिए लोन चाहिए। आप कहोगे पता नहीं क्या हो रहा है, फिर हम कहेंगे अरे ये ना एआई चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने तो कुछ करा ही नहीं, एआई को भी कैसे पता चला? अब सुन लो उस एआई को कैसे पता चला। यानी एआई नहीं, यहाँ हो क्या रहा है, आपने जब सोचा कि बाइक लेंगे, आपको लोन चाहिए था, लेकिन आपने किसी से बात नहीं कही, लेकिन आप एक शोरूम पे गए, वहाँ पे आपने बाइक देखी, ठीक है। अब आप सोच ही रहे थे, आप जैसे ऐसी उससे इंक्वायरी कर रहे थे, आपने किसी बैंक को कॉल नहीं करी, बट जो यू आर जस्ट इंक्वायरिंग अबाउट कि सर अगर इसको ईएमआई पे ले सकते हैं, लोन पे मिल जाएगी क्या, ठीक है। वहाँ पर आसपास कुछ पर्सन्स घूम रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली द सेलिंग एजेंट्स। ये उनका काम होता है। वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो ऐसे मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, या फिर उनका टाइप होता है कि भाई कोई बाइक एक्टिवा या कुछ भी देखने आ रहा है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो आपसे जिक्र भी कर देना, हमें नाम बता देना। अब उन्होंने बता दिया कि भाई वो आए थे, उनको चाहिए, बात तो करे, चाहिए नहीं चाहिए पूछ लेना। तो इन दैट केस ये जो डायरेक्ट, इनको कहते हैं सेलिंग एजेंट। ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो सेलिंग एजेंट है दैट इज डीएसए, जब ये अपनी सर्विस किसको दे रहे हैं, आपको लग रहा है आपको सर्विस दे रहे हैं, नहीं जी नहीं, कॉल आपके पास आएगी बैंक की तरफ से, क्योंकि ये बैंक को इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। जब भी अपनी सर्विस किसी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में, ऑब्वियसली हर कोई टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, ठीक है, तो या तो रजिस्टर्ड है या टैक्सेबल टेरिटरी में, दो केसेस यहाँ पर आएंगे, याद रखना। तो स्टूडेंट्स इन दैट केस, जब ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अपनी सर्विसेज इस बैंक को या एनबीएफसी को दे रहा है, तो बैंक या एनबीएफसी खुद से, भाई इनका टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो खुद टैक्स पे आउट करेंगे। बट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इनका ना आजकल बहुत ज़्यादा वर्क भी बढ़ गया है, तो इन्होंने अपना क्या किया, अलग से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स की कंपनी बना ली, फर्म बना ली, या एलएलपी फर्म बना ली, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अरे भाई अगर वो खुद ही एक कंपनी, फर्म या एलएलपी है ना, उनके केस में आरसीएम नहीं लगेगा, तो फिर उनका खुद का डिपार्टमेंट होगा पक्का, फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, यानी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और एलएलपी, उसने सर्विस दी है बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को, तो इन दैट केस आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ये बात याद रखना कि इन तीनों, अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है, तो फॉरवर्ड लगेगा, वो खुद टैक्स पे करेंगे। इस बात को प्लीज 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 ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर। ये क्या है? अब मान लो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि एक बैंक को लगा कि काम करते हैं हम ना रिमोट एरियाज पे भी। रिमोट एरियाज का क्या मतलब होता है? रिमोट एरिया मतलब जो नॉर्मल जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ से बहुत दूर है। उन्हें लगा हम ना रिमोट एरियाज में भी अपनी जो सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन दे कैसे? दे हैव वन ऑप्शन, बैंक की ब्रांच ओपन कर दो। बैंक की ब्रांच ओपन करना मतलब इट विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ फाइनेंस ना, उसमें तो बहुत बड़ा फाइनेंस लगेगा, पैसा लगेगा। इतना नहीं लगाना, फिर क्या करेंगे? वहाँ पर वो काइंड ऑफ एजेंट्स, दे आर नॉट द एजेंट, बट वो कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं, दे आर काइंड ऑफ एजेंट, जिनको हम कहते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स। बिजनेस फैसिलिटेटर्स, फैसिलिटेट मतलब होता है हेल्प करना, तो दे आर बेसिकली द बिजनेस हेल्पर्स, दे आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। लेकिन वो मान लो वहीं पर रह रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो वो जो यहाँ रिमोट एरियाज में पर्सन रह रहे हैं, इनके पास जाएंगे। आपको क्या करना है? अकाउंट ओपन करवाना कोई नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स जो हम बैंक तक पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यानी बैंक ने ऐसे कुछ पर्सन्स को अपॉइंट किया होता है जो किसी भी तरीके से आइदर कि उनको लोन प्रोवाइड करवाना है कस्टमर्स को, या कोई सर्विस देनी, किसी भी तरीके की सर्विस देनी है, तो वो बैंक को हेल्प कर रहे हैं,
वहाँ सर्विस देने में। तो बिजनेस फैसिलिटेटर जब अपनी सर्विस दे रहा है बैंक को, तो भाई ये जो बैंक है ना वो खुद से टैक्स पे करेगा, यानी उसके पास खुद का डिपार्टमेंट, अगेन हमारी मेमोरी टेक्निक, खुद का टैक्स डिपार्टमेंट है, खुद पे काउंट करेगा ना। बिजनेस फैसिलिटेटर्स खाली रिमोट एरिया में होते हैं नहीं, वो कहीं भी हो सकते हैं किसी भी बात के लिए, ठीक है। तो बैंक उनको चाहे अर्बन एरियाज में ओवर पॉपुलेटेड मतलब कहीं भी कर सकता है अवॉइड, ओके। तो बैंकिंग कंपनी जब ऐसे बिजनेस फैसिलिटेटर से सर्विस ले रही है तो बैंक को टैक्स पे करना। एक बात ध्यान से, इस केस में एनबीएफसी या फाइनेंशियल कंपनी की बात मैंने नहीं करी है, ओके। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स अब बैंक से ना आइडिया आ गया बिजनेस वाले बंदों को भी, क्या कि अरे हम भी तो ऐसा कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, नाउ दे आर सेइंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी इसी तरीके से हमारे बिजनेस को जो हेल्प करे हम भी तो रख सकते हैं, रखा उन्होंने। अब ये बिजनेस, ये है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये कहने लगा चलो ठीक है ये तो कर रहे हैं। अब इस केस में ना बिजनेस बहुत ज़्यादा है तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का वर्क बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पर उन्होंने ना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने अपने एजेंट अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए। हम एजेंट रख रहे हैं जो हमारे लिए काम करें। अरे सच में, हाँ सच में। तो अब इस पॉइंट में हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, इसकी नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, दो के बारे में बात। ये बैंक्स नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब एजेंट अपनी सर्विस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट जब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को अपनी सर्विस देगा तो उस पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट खुद टैक्स पे करेगा, ठीक है। बिजनेस की बात नहीं हुई है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का खुद ही इतना काम बढ़ गया है कि वो आगे एजेंट से अपॉइंट कर रहा है ना, तो वहां पे आरसीएम लगेगा, क्लियर। अब मैम अगर मान लो लिखा नहीं है बट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज, बिजनेस अगर अपनी बिजनेस ने जब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से सर्विस ली उस पर एफसीएम है, क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट्स का काम इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट को भी पता है दे हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड द एजेंट्स, द टैक्स डिपार्टमेंट, सो नो वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या बोला मैंने, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। अगर कोई भी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल तो सिक्योरिटी कंपनीज ही होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है किसी भी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो भाई वो तुम्हारी सुरक्षा देखे या टैक्स देखे, सुरक्षा देखे, सिक्योरिटी देखे। तो यहाँ पर भी ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे कोई भी है कैटेगरी, ठीक है, कोई भी कैटेगरी का रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी, कोई भी, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन अगर ये सिक्योरिटी पर्सनल, मैंने कहा अब तो इनकी खुद की कंपनीज होती हैं, तो ये अगर ये कंपनी है यानी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता। यानी सिक्योरिटी पर्सनल अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो खुद टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी है तो इन दैट केस उस पर लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी जिस रजिस्टर्ड पर्सन को वो सर्विस दे रहा है वो खुद टैक्स पे करेगा। बट अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो स्टूडेंट, अगर उसने सर्विस दी है, ये सिक्योरिटी पर्सनल ने गवर्नमेंट को सर्विस दी, तो लगता है रिवर्स लगेगा? नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करेगी। तो यानी ये एंट्री कुछ नहीं कह रही। अगर रेसिपिएंट कोई भी कौन है, लागेगा है, वही जीटीए वाली बात, लागेगा। क्या पढ़ा था लागेगा में हमने? अगर वो लोकल अथॉरिटी है, वो कोई गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, या फिर वो कोई भी गवर्नमेंटल एजेंसी है जिन्होंने स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन क्यों लिया, इस गवर्नमेंट एजेंसी ने या किसी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन क्यों लिया था? मैम वो कुछ भी ना, उनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्टर्ड पर्सन तो है, लेकिन वो कुछ भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं करते, बल्कि उन पर तो टीडीएस का प्रोविजन है, सेक्शन 51 वाला, पेमेंट करते टाइम पर जीएसटी डिडक्ट करना है, टीडीएस काटना है, ठीक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन लिया। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स, ये जो सर्विस रेसिपिएंट है इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, यानी गवर्नमेंट पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। एक कैटेगरी और है, वो है कंपोजिशन स्कीम। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, एक ना कंपोजिशन स्कीम के पर्सन्स होते हैं। अभी कंपोजिशन स्कीम क्या है इसको समझो। अब स्टूडेंट जीएसटी में है एक सेक्शन नंबर 10, और कंपोजिशन स्कीम में से क्वेश्चन 100% आता है, तो इसको भी हम बहुत जल्दी करेंगे। सेक्शन 10 क्या कहता है? इसने कहा
आप ये देखते होंगे कि कई बार ना शॉपकीपर्स के वहाँ पर आप किसी मैंने ना बहुत बार ये मिठाई की शॉप्स पे भी देखा है, लिखा होता है या बहुत शॉप्स पे लिखा होता है रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। उनके ना वहाँ पे एक वो पेम्फलेट लगा देते हैं या फिर कुछ भी एक प्रिंट आउट लगा देते हैं रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बोला गया कि मान लो कोई एक स्मॉल टैक्स पेयर है, यानी कोई ये पर्सन है जिसकी ना दुकान है या कोई भी बिजनेस है, लेकिन इसका टर्नओवर अभी कम है, ठीक है। सपोज मान लो 20-30 लाख रुपए ही है, अब 22 लाख है, रजिस्ट्रेशन तो लेना है, लेकिन उसको अगर हम ये कह देना तुम रिटर्न्स भी खुद फाइल करोगे, रिटर्न यानी सारी समरी हमें दोगे, अब इतना समझ लो। उसके बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन जो लेना है उसमें तुम्हें अपनी प्रॉपर बुक्स मेंटेन करनी है, अभी वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएगा। तो उसको बोला एक काम करो, तुम रजिस्ट्रेशन तो लो लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ले लो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि इस पर्सन को कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी, कोई रिटर्न्स जो है बार बार फाइल नहीं करनी, साल में एक बार फाइल करनी है। लेकिन और आपको पता है इनको टैक्स कितना पे करना है, अप्रॉक्सीमेटली मान लो अभी एग्जैक्ट परसेंटेजेस बताऊंगी 1%, जहाँ पे दूसरे बंदे को 18% का टैक्स पे करना है, इनको 1%। क्या? यस, लेकिन क्या है यहाँ डिफरेंस, उनको अपनी टर्नओवर का 1% पे करना होता है। वो कस्टमर से नहीं ले सकते, उनको अपने पास से अपनी सेल में से 1% गवर्नमेंट को देना है, कस्टमर से कलेक्ट नहीं करते जीएसटी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में अब क्यों होता है, क्या होता है मैम, इतना फायदा, हाँ जी है, वो पढ़ेंगे सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, अगर सिक्योरिटी पर्सोनल ने किसी भी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विस दी है जो कि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो अरे उनको तो पहले ही बोला है वो स्मॉल टैक्स पेयर है, उसको आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस पे स्टूडेंट्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। समझ आया या नहीं? जल्दी से बता दो मुझे, पक्का? चलो ग्रेट। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का। अब ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स क्या है ये समझते हैं। आइए पहले यहाँ तक पहले मुझे बता दो अभी तक समझ आया है। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं पॉइंट नंबर 18 हमारा, और पॉइंट नंबर 18 हमें कहता है कि भाई अगर कोई पर्सन किसी को मोटर व्हीकल रेंट पे दे दे तो क्या होगा, मतलब मोटर व्हीकल रेंट पर। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं पे किसी पर्सन ने क्या किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओला एंड द ऊबर, मतलब मैं वो नहीं कह रही कि किसी ने टैक्सी सर्विस दे दी, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने सिर्फ, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, अपनी ना गाड़ी रेंट पे दे देते हैं, चलाएगा जो रेसिपिएंट है जो सर्विसेज ले रहा है वो खुद चलाएगा, ठीक है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, दे सेड कि भाई जहाँ पर जस्ट वेट इट आउट स्टूडेंट, जहाँ पर किसी पर्सन ने, अब वो पर्सन कौन होगा, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, अपनी गाड़ी ना रेंट पे चलाने के लिए दे दी कि चलो भाई तुम इस गाड़ी को चला लो। ये रहा चिंतामणि, इसके पास एक गाड़ी थी, इसने उसको रेंट पे चलाने के लिए दे दी, इसने लिए 10,000 रुपये। लेकिन कंडीशन ये है आरसीएम के लिए, रुको आपको दिख नहीं रहा, मैं नई शीट दिखाती हूँ। देखो ये रहा चिंतामणि, इसके पास एक कार है, ठीक है, इसने, ये एक कंपनी है, ठीक है, रेसिपिएंट एक कंपनी होनी चाहिए, अब आप समझ गए होंगे, रेसिपिएंट मस्ट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब चिंतामणि ने अपनी गाड़ी जो है इस कंपनी को चलाने के लिए दे दी, कैसे, रेंट पर दी है, 10,000 रुपये लिए इसके लिए, ठीक है। ये साथ में डायग्राम्स बनाते रहो, जो आपको मैंने बुक में साइड में ध्यान करा स्टूडेंट्स, हर पेज के सामने एक पेज ब्लैंक है, बुक इसी तरीके से डिज़ाइन की है आपकी, तो उस ब्लैंक पेज पे प्लीज़ इन डायग्राम्स को नोट करो, ठीक है। देखो, सो 10,000 रुपीज़ इसने लिए और ये कहा कि पेट्रोल में भरवा कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना, यानी कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन में इंक्लूड है, सर्विस रेसिपिएंट एक कंपनी है विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, सो इन दैट केस भाई कंपनी का तो टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, अपने आप टैक्स भर लेगी, आप पे भर लेगी टैक्स, तो यानी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट एक बात बहुत ध्यान से समझना, मान लो ये चिंतामणि नहीं बल्कि चिंतामणि लिमिटेड होती तो, या प्राइवेट लिमिटेड होती तो, मतलब अगर खुद ये कंपनी होता, अरे भाई अगर ये पर्सन एक कंपनी होती तो एक बात बताओ मुझे, फिर तो इसका भी टैक्स डिपार्टमेंट है, सो इन दैट केस आरसीएम नहीं लगेगा, क्लियर। सो बाय वे ऑफ रेंटिंग मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज, ध्यान रखना वो गाड़ी जो है ना वो ट्रक नहीं होना चाहिए जिसमें सामान लेकर जाते हैं, इट मस्ट बी फॉर द वे ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स, वो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए, क्लियर। क्या कोई भी पर्सन दे रहा है, बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, क्लियर। सो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा।
इसके बाद मैंने इसका क्रक्स करके आपके लिए एक डायग्राम बना दिया है। आओ देखते हैं, जो मैंने आपको समझाया बस उसमें वही है। ओके, लेट्स सी। पहला तो, अगर सप्लायर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो भाई क्या होगा मैम, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है ना तो बिना सोचे बिना समझे हम ये कह देते हैं कि भाई अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्लियर? देखो, इफ सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट सो फॉरवर्ड चार्ज, बट अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये चेक कर लो, क्या रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज, नहीं है तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आपको क्रक्स करके दिखा दिया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हेन एनी सर्विस इज प्लेस्ड अंडर आरसीएम, सप्लायर, ये पॉइंट बहुत बच्चे पूछते हैं मैम फिर जो सप्लायर है वो टैक्स चार्ज करेगा। बच्चों एक बात बताओ, सप्लायर टैक्स चार्ज क्यों करेगा? रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है ना, तो वो अपने आप से टैक्स दे देगा। क्लियर? तो जहाँ पे भी आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है वहाँ पे सप्लायर कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ओके, 19.19 हमारे पास आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस कि देखिए यहाँ पर फिर आता है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये क्या है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज? लेंडिंग मतलब उधार पे देना, हाँ, बट सिक्योरिटीज कैसे कोई उधार पे दे सकता है? आओ अब देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि सिक्योरिटीज जो हैं वो किसके अंडर आती है सारी हमारी, मतलब हमारी मैं बोलूँगी जो शेयर मार्केट है, सिक्योरिटीज हैं, ये कौन देखता है? फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो। एंड आई होप मुझे सबका आंसर ना बिल्कुल करेक्ट मिलने वाला है, तो जल्दी से बताओ। इतने में ये इरेज कर लेते हैं ये डायग्राम, इतने में बता दो, मैसेज कर दो। ओके, कौन करता है? सेबी। ठीक है, तो इसी के लिए क्या किया सेबी ने, उसने देखा कि लोग ना देखो सिक्योरिटीज पर मिलता है इंटरेस्ट। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? तो जैसे कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं ऐसे ही किसी कंपनी की सिक्योरिटीज इशू होती है। ठीक है, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिलता है। अब सेबी ने देखा कि पर्सन्स इंटरेस्ट तो अर्न करना चाहते हैं उन सिक्योरिटीज पे, बट दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट सिक्योरिटी। तो उन्होंने एक स्कीम लेकर आए, लेंडिंग स्कीम। यानी मान लो ये जो मिस्टर ए है, प्लीज डायग्राम्स बनाते चलो साथ में, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये जो मिस्टर ए है इसके पास ना 100 सिक्योरिटीज थी। ठीक है, अब ये मिस्टर बी है, इसको सिक्योरिटीज चाहिए थी, लेकिन इसको चाहिए थी कैसे? ऑन द बोरोइंग बेसिस। इसको ये था कि मैं ना एक काम करता हूँ, ये जो मेरी 100 सिक्योरिटीज है ना, मैं इस बार का इंटरेस्ट छोड़ो, मैं नहीं लेता, किसी को मैं इसको लेंड कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको उधार पे दे देता हूँ और उसके बदले रुपए ले लिए। मान लो इसने इससे 2 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए ले लो और 6 महीने के लिए भाई मिस्टर बी ये सिक्योरिटीज तुम्हारी, 6 महीने में जो इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। ओके, अब ऐसे में होगा क्या? सेबी ने बोला अगर ये सब काम, सेबी ने क्या कहा, अगर ये सब काम, ये जो पर्टिकुलर प्रोसीजर यहाँ पर हुआ है, कौन सा? दिस वन, कि भाई 6 महीने के लिए आप किसी और को अपनी सिक्योरिटीज दे रहे हो, अगर आपने थ्रू एन इंटरमीडिएरी ये काम किया है, ठीक है, थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी जिसको सेबी ने अप्रूव्ड कर दिया इस काम के लिए, सो इन दैट केस वहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये जो पर्सन है जिसके पास सिक्योरिटीज थी उसने दूसरे पर्सन को सिक्योरिटीज उधार पे दे दी, यानी उसने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी है। तो इन दैट केस ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स नहीं देना बल्कि सर्विस रेसिपिएंट को टैक्स देना है। ओके मैम, वैसे ऐसे में फायदा क्या होता होगा? देखो, इसको मिस्टर बी को ये पता चला कि इस बार ना इंटरेस्ट काफी अच्छा आना है, मुझे इंटरेस्ट अर्न करना है, 2 लाख रुपए दे दिए। मान लो उसको पता था, उसको नॉलेज थी कि भाई मुझे इससे 2.5 लाख का इंटरेस्ट आ जाएगा, कि बीच में जो है 6 महीने में एक बार जो है मुझे इस पर 2.5 लाख का इंटरेस्ट मिलना है, तो मैं इसको बोरो कर लेता हूँ, तो ये फायदा रहता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये पागल है, ये को समझ नहीं आती क्या कोई बात? वो रैशनल डिसीजन नहीं लेता क्या कि 2 लाख की जगह उसको 2.5 लाख मिलने थे, उसको उसी टाइम 2 लाख की जरूरत थी, तो उसने इस तरीके से काम कर लिया। ओके चलो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब एक बार इसको देखिए। सर्विसेज ऑफ लेंडिंग द सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 बाय अ लेंडर or in the name of any person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under scheme of SEBI। लेंडर ने अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू बोरोवर को, बोरोवर यानी जो पर्सन बोरो कर रहा है सिक्योरिटीज, अगर उसको इस तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सो इन दैट केस इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड कि यहाँ पर आरसीएम लगेगा। ओके अब इन वर्ड्स का जरा मतलब बता देती हूँ कि कंफ्यूज ना हो। सिंपल सी बात तो समझ ली, अब थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज।
बाय अ लेंडर दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम, उसके नाम पर रजिस्टर थी, या फिर किसी और के नाम पे रजिस्टर थी लेकिन उसकी ऑथराइजेशन उसके पास थी कि तुम संभालना। क्लियर? सो और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड, उसके पास ऑथोराइजेशन थी, ठीक है, कि ऑन हिज बिहाफ कि भाई तुम ये काम कर लेना, तो उसने अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू इस लेंडिंग स्कीम के अंडर क्या किया, किसी पर्सन को ये सिक्योरिटीज लेंड कर दी। ओके, अब ये तो था पूरा CGST की बात। अब कह रहे हैं भाई IGST में क्या होगा, फॉर द पर्पस ऑफ IGST व्हाट इट इज गोइंग। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सभी बातें जो भी मैंने आपको ऊपर बताई है CGST के सेक्शन की पढ़ा था हमने, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। IGST के लिए हमारे सिलेबस में सिर्फ एक बात है, आओ वो देख लेते हैं, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है और वो ये, एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन who is located in a non-taxable territory to any person located in the taxable territory other than the non-taxable online recipient located in taxable territory। मैम ये सब क्या था, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, ये तो लैंग्वेज बड़ी अजीब लग रही है। अरे आओ देखते हैं, बहुत ही इजी है, आइए देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ से समझते हैं इसको, आइए एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है, ये रहा, ठीक है, दैट इज अ मिस्टर जेम्स, ये है मिस्टर जेम्स। ओके, सो हेलो करो सब जेम्स को। ओके, ये जो है ना ये USA से है। अब एक पर्सन है हमारे पास चिंतामणि, ये है हमारे इंडिया का, ठीक है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इसके पास GST का रजिस्ट्रेशन है, दैट पर्सन हैज अ GST रजिस्ट्रेशन। अब इसके केस में क्या हुआ, इसने कोई ऑनलाइन सर्विस ले ली इससे, ठीक है, कुछ ऑनलाइन सर्विस ली है। ओके, यानी यहाँ पर अब ये बात आई कि सर्विस सप्लायर है USA वाला बंदा, सर्विस रेसिपिएंट है इंडिया वाला बंदा, तो भाई लेकिन इस अब टैक्स किससे ले, तो अब यहाँ पर ये लगा कि भाई टैक्स तो सप्लायर देता है। उन्होंने कहा नहीं, एक काम करो, रेसिपिएंट जो हमारा रेसिपिएंट है क्या वो रजिस्टर्ड है? हाँ, वो रजिस्टर्ड तो है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है इस केस में तो यहाँ पर RCM लगेगा, यानी कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्या बोला मैंने, अगर ऐसे केसेस में रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, उसके पास GST का रजिस्ट्रेशन है इसके पास, तो इन दैट केस वहां पर लगेगा RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इस बात को एक तरीके से और देखो, अब मैं टेक्निकल लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। आओ एक बार ब्लैक पेन से देखना, मैं ब्लैक मार्कर से मार्क करूंगी। अब मैं कह रही हूँ, एनी पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी जेम्स रहता है एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, हम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया के बाहर रहता है, इज सप्लाइंग द सर्विसेज टू एनी पर्सन, बट किसको कर रहा है वो सप्लाई, बट टू दैट पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, हु इज रिसाइडिंग इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, बट यहां पे भी कंडीशन दे दी, अदर देन द नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट, यानी किसको कर रहा है, नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट से अलग, यानी नॉन टैक्सेबल से अलग कौन हुआ, टैक्सेबल। यानी वो कह रहे हैं ऐसा पर्सन जिसके पास GST का रजिस्ट्रेशन है, यहाँ उसको कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, तो भाई ये रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। यानी सिंपल सी बात बोल दूं तो ऐसे केसेस में अगर सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट मतलब बाहर से सर्विस इंडिया में आएगी, तो RCM लगेगा। क्लियर? अब आते हैं मैम, नॉर्मल केस में नहीं लगेगा क्या, दूसरे वाले केसेस में कैसे लगेगा, एक बात बताओ। आप सब गूगल की सर्विसेज यूज करते हो या नहीं करते हैं मैम? चलो फिर देख लेते हैं। मान लो ये गूगल है, ठीक है, आपने यहाँ सर्विसेज ली, ओके। अब जब सर्विस हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक बात बताओ, क्या कभी जाकर हमने ऐसा किया, कई बार हम क्या करते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव, ठीक है, अगर किसी ने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हो, वो डाटा वगैरह जो क्लाउड का स्टोरेज बढ़ा देते हैं उसमें, है ना। तो एक बात मुझे बताइए, यू आर द पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है, और आप एक नॉन टैक्सेबल पर्सन हो, हाँ, तो क्या ऐसे केसेस में आपने कभी भी किया है कि आपने GST सबमिट किया और रजिस्ट्रेशन लिया, GST पे किया? नहीं ना। तो इसका मतलब अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन है, वो ऑनलाइन सर्विसेज कुछ ले रहे हैं ऐसी किसी एंटिटी से जो कि इंडिया के बाहर है, सो इन दैट केस RCM नहीं लगता। क्लियर? तब सप्लायर को बोला टैक्सेस पे कर देना अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉर्म्स, लेकिन हाँ अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो भाई फिर इन दैट केस बोला कि अब तो रेसिपिएंट ही पे करेगा। समझ आई बात? दोनों कंपैरिजंस प्लीज बना लो। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। ये क्या है? अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में, यानी उन सर्विसेज के बारे में जिनके लिए कुछ नोटिफिकेशन निकालिए। चलो आपको एक आइडिया दे देती हूँ। एक्चुअली यहाँ हम बात करने वाले हैं ओला, उबर, जोमैटो और इन सब के बारे में, ठीक है। पहले एक वर्ड का मतलब समझ लो, उसके बाद मैं आपको ये जो टॉपिक है इसको समझाने वाली हूँ, ठीक है। पहले इस वर्ड का मतलब समझो, दैट इज ECO। क्या बोला मैंने? ECO। ECO का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखो क्या रहता है, हम Amazon से अगर कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि Amazon पे डिफरेंट सेलर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं ओला की। ओला से स्टूडेंट्स हम टैक्सी सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। वहाँ भी डिफरेंट कैब ड्राइवर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, यानी कस्टमर उन कैब ड्राइवर्स को उस टाइम ऐप पे नहीं देखता, उन्होंने रजिस्टर किया। ओला जो है हमारे लिए कैब बुक करके उस ड्राइवर को वहाँ भेजती है। इन दैट केस स्टूडेंट, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा ऑपरेटर जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट जो सप्लायर्स रजिस्टर्ड हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जहां पर स्टूडेंट सर्विसेज को कर दिया नोटिफाई कि भाई अगर ये वाली सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का एक बार मतलब बताती हूँ आपको। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन हु ओन्स, जिसका अपना है या वो ऑपरेट कर रहा है या फिर वो मैनेज कर रहा है। क्या मैनेज कर रहा है वो? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बोला कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन हु ओन्स, यानी जिसका अपना है या ऑपरेशन है या मैनेजमेंट कर रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हाँ जी भाई, चाहे गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है। मैम, ये जो अभी आप RCM पढ़ाने वाले हो, ये सर्विसेज के लिए, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए है, ठीक है। समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर खुद से सर्विसेज वगैरह दे देता है, या लेकिन मेनी अ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनफैक्ट, वो क्या करता है, वो स्टूडेंट्स कुछ सप्लायर्स को वहाँ पर रजिस्टर कर लेता है, ठीक है। अब जब भी कंज्यूमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो क्या होता है, वो एक एक्चुअल सप्लायर को उसका ऑर्डर दे देते हैं, वो हमें सेल करता है। अब आपको ना इसको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर इज, देखो, मान लो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ओके, सपोज Amazon है। अब यहाँ पे डिफरेंट सेलर्स रजिस्टर हैं, ठीक है। मान लो ये एक कस्टमर है चिंटू। अब चिंटू ने क्या किया, उसने एक अपना कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया कि चलो भाई मुझे जो है एक क्या ऑर्डर करना है, जल्दी बताओ, जैकेट ऑर्डर कर लेते हैं, जैकेट ऑर्डर करनी है। उसने देखा, उसको नहीं पता कौन सा सप्लायर सेल कर रहा है, उसने एक ये जैकेट देखी सुंदर सी, कहता है ये जैकेट ऑर्डर कर लूंगा। उसने जैसे ही जैकेट का ऑर्डर प्लेस किया, Amazon ने इस वाले सप्लायर को जिसकी ये जैकेट थी उसको ऑर्डर दे दिया। चिंटू ने इसके 3000 रुपीज पे करे थे। Amazon क्या करेगा, 3000 रुपये ले लेगा, Amazon ने ले लिए, उसमें से अपनी कुछ पर्टिकुलर कमीशन डिडक्ट करके बाकी का पैसा इस सेलर को दे देगा। ये होता है एक्चुअल सिनेरियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। समझ आ गया? यही सब बातें मैंने आपके लिए लिख दी। अब गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, किसकी सलाह के बिना पत्ता नहीं हिलता है, GST काउंसिल के, उन्होंने कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर दी जिस पर कि RCM लगेगा। अब बात आती है भाई, वही तो मेन बात है, वो कौन से वाली सर्विस है, आओ देखते हैं। तो स्टूडेंट, मैम नोटिफिकेशन नंबर क्या था, 17/2017 था। इस नोटिफिकेशन नंबर का मतलब क्या है, इट बेसिकली मीन जैसे 2017 है, यानी 2017 ईयर में इशू हुई है, नोटिफिकेशन नंबर था उस टाइम 17 इसका। CT का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, R मीन्स रेटेड, ठीक है। ये इसको पढ़ने की फुल फॉर्म्स है, आपको ये नहीं करनी, जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल पर्पस से बता दिया। ये 28 जून 2017 को एक नोटिफिकेशन आई थी, अगेन से नहीं याद रखनी डेट पर, सिर्फ प्रोविजन याद रखना है यहाँ। जिसकी डेट याद रखनी होगी आई विल टेल यू। पहली जो सर्विस इन्होंने दी थी, अब मैं जो जो बनाऊंगी ना उसको साथ की साथ में अपने नोट्स में बनाते रहना, ठीक है, प्लीज साथ साथ नोट्स में बनाओ। पहली जो सर्विस उन्होंने दी है इसमें, यानी किसमें, RCM फॉर द
जो हमारे सर्विस सप्लायर्स हैं, लिख लेना ECO नोटिफाइड सर्विसेज। वो सर्विस के बारे में बोला है स्टूडेंट्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब आपको लग रहा होगा मैम इसका मतलब जो हम लोग हैं हमें टैक्स पे करना होता है क्या अगर हमने कभी ओला उबर बुक कर ली? नहीं स्टूडेंट्स, होता क्या है समझते आइए। बेसिकली क्या है ना कि मान लो यहाँ पर ये एक हमने ओला पर कोई टैक्सी बुक कर ली, ठीक है, कैब बुक कर ली, उसके केस में स्टूडेंट्स हमारा कोई रोल नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कस्टमर। ओला ने एक कैब ड्राइवर की सर्विस ली है, ठीक है, क्योंकि हमने तो ओला पे बुक करी थी, चलो हमारा काम हो गया, हम साइड हो रहे हैं। ओला ने कैब ड्राइवर की सर्विस ली हमारे लिए कि भाई इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। सो इन दैट केस कैब ड्राइवर सर्विस प्रोवाइडर है और ओला बेसिकली सर्विस रेसिपिएंट है, ठीक है। तो यानी अब मैंने ये तो थी मेमोरी टेक्निक, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज की। तो यानी तब इसीलिए मैं वहाँ पे RCM वर्ड मेंशन नहीं करूंगी, ठीक है, मैंने यहाँ इसलिए RCM नहीं लिखा। उन्होंने कहा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है इसको टैक्स पे करना है। बेसिकली द सर्विस प्रोवाइडर इज द पर्सन हु इज गिविंग द कैब सर्विसेज, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को खुद से टैक्स पे करना है, उनको अपनी कैब पे ध्यान देने दो और आप जो है टैक्स पे करो, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग मैंने RCM वर्ड समझाने के लिए बोला था, इससे रिलेट कर पाओ, लेकिन एक्चुअल में दिस इज नॉट द RCM वर्ड, दे आर नॉट द रेसिपिएंट्स एंड दे आर नॉट द प्रोवाइडर्स। यहाँ पे बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पर्सन अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि आपको वहाँ पे ये RCM लिखना नहीं है, इट इज फॉर द मेमोरी टेक्निक। दैट्स व्हाई मैंने नोट्स में भी मेंशन नहीं करा। लिखोगे क्या? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का। अब मैम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से वाली सर्विसेज इंक्लूड होंगे? तो स्टूडेंट कोई रेडियो टैक्सी है, रेडियो टैक्सी वो होती है जो सिग्नल्स के थ्रू का, जिसके ऊपर ना एंटीना टाइप्स लगे होते हैं। कोई मोटर कैब है, मैक्सी कैब है, मैक्सी कैब यानी जिसमें ज़्यादा लोग आ सके। मोटरसाइकिल, अब तो ओला की बाइक्स भी चलती है। कोई ओमनी बस है यानी जो 8 जनों की बस होती है, या किसी भी तरीके की मोटर व्हीकल, बेसिकली मोटर व्हीकल होनी चाहिए, चाहे कैसी भी। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स बात हो रही है सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, यानी कि भाई अब हम बात करने वाले हैं ओयो की। आइए लिख लो स्टूडेंट, यहाँ लिख लेना फॉर द एग्जाम्पल ओला उबर, ओला उबर, ठीक है। सेकंड हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स अकोमोडेशन, प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन। अच्छा अब बात करते हैं, पहले लिखो एक बार। अच्छा क्लास कैसी लग रही है प्लीज मुझे बताना जरूर। प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, अब अकोमोडेशन के केसेस में स्टूडेंट्स क्या रहता है, मान लो कभी कोई घूमने गया हुआ है, उसने ओयो पे एक रूम बुक कर लिया, ठीक है, या गोआईबीबो पे या ट्रिवागो पे किसी पे भी रूम बुक करा, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, डिफरेंट गेस्ट हाउस इंस होटल्स उस पर बुकड है, वो वहां पर उनको उनका जो है चार्जेस लेकर कस्टमर से कमीशन काट के बाकी पैसा दे देगा। यानी अगेन दैट प्लेटफॉर्म इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो उस केस में भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ये खुद से GST पे आउट करेगा, वो होटल्स नहीं करेंगे। ओके लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइक ओयो, ट्रिवागो या फिर गोआईबीबो। अगर आपको कोई और नाम भी पता है तो प्लीज लिख लेना, ठीक है, मेरे माइंड में भी यही नाम आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्स, जो कौन है ये अबव पर्संस। ओके देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्स। ओके चलो ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है, हाँ जी बट एक बात, क्या सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, अब चाहे वो होटल्स में दे रहे हो, इंस में, गेस्ट हाउस में, किसी क्लब में, कैंप साइट पे जो कैंप्स लगे होते हैं, या किसी भी कमर्शियल प्लेस पे जहाँ पर रेजिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस हो। लॉजिंग होता है जहाँ पे अपना सामान वगैरह रखकर रह सके, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है स्टूडेंट्स, अगर वो जो पर्सन है यानी कि जो होटल्स हैं वो ये कह देना कि भाई यहाँ पर तो इस केस में मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो फिर उस केस में वो पर्सन खुद से अपना टैक्स पे करता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है प्लीज मेंशन करो। एक्सेप्ट वेयर सर्विस प्रोवाइडर ब्रैकेट में लिख लो होटल, जिससे कि माइंड में रहेगा वो नोट्स में भी रहेगा और माइंड में भी रहेगा। होटल मैं एक मिनट वीडियो हाइड करी हूँ सो दैट यू कैन राइट बेटर।
होटल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर वो ऑलरेडी जीएसटी में भाई रजिस्टर्ड हैं, सो इन दैट केस दोस्तों वहां पर उसको टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करना है, ठीक है। अच्छा मैम, रजिस्टर्ड कौन से सेक्शन में होते हैं? सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये क्या होता है वो सब बातें भी हम करेंगे, तो मैं वापस आ जाऊँ। ओके, हियर आई एम, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। अब बात करते हैं हम हाउस कीपिंग की। ये क्या है? आपने अर्बन क्लैब का नाम सुना है, ठीक है। क्या करते हैं वो? ठीक है, कुछ सिटीज में दे हैव द सर्विसेज कि वो लोग क्या करते हैं, किसी को हाउस कीपिंग यानी साफ सफाई करवानी है तो भाई वो कर जाते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं कुछ वो चार्जेस लेकर। उस केस में या वो प्लम्बिंग का काम ऐसे ही दे देते हैं, कारपेंटिंग का, हाँ कारपेंटर या प्लम्बर को ढूंढना नहीं पड़ता, दे रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अर्बन क्लैब और वहां से उनको हायर कर लेते हैं, ठीक है। उस केस में भी यही बोला है कि भाई अगर ऐसा कोई केस है तो भी बात सुन लो दोस्तों, क्या होने वाला है, उस पर्टिकुलर केस में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी अर्बन क्लैब ही टैक्स पे करेगा। ओके, नाउ लेट्स डू इट। आइए लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है, किसके बारे में है? सर्विसेज ऑफ सर्विसेज लाइक हाउस कीपिंग, ऐसे बना लो, हाउस कीपिंग, कारपेंटिंग, प्लम्बिंग, ठीक है, ये वाली सर्विसेज। समझ आ गई बात? ओके, चलो लिखते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैम और कोई हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली एटसेट्रा, मतलब बट दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, नॉट एनी अदर काइंड। लो लिखो, शो गया, लिखिए स्टूडेंट्स। तो इनके केस में भी अब एग्जाम्पल लिख लें, लाइक अर्बन क्लैब। अब ये अर्बन क्लैब के अलावा आपको कोई और नाम पता है तो डेफिनेटली यू कैन राइट, इन फैक्ट कमेंट मुझे मैसेज करके भी जरूर बताना, सो आई कैन ऑल्सो नो। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, ठीक है। चलो अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आती है मैम क्या यहाँ पर वो एक्सेप्शन है? हाँ हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, यानी सिर्फ कैब सर्विसेज में अभी तक एक्सेप्शन नहीं थी, बाकी दोनों में है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? इफ सर्विस प्रोवाइडर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सर्विस प्रोवाइडर अगर वो रजिस्टर्ड है, भाई रजिस्टर्ड है तो फिर तो वो खुद ही टैक्स पे कर देगा ना, ऑब्वियसली उसको लगेगा भाई जब मैं रजिस्टर्ड हूँ मैं टैक्स पे कर लूंगा, ठीक है। लिख लो स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द जोमैटो एंड द स्विगी, है ना। और कोई नाम भी पता है तो वो भी मुझे बताना मेरा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो भी सप्लाई कर रहा है रेस्टोरेंट सर्विसेज की, तो इन दैट केस ऑल्सो वो कह रहे हैं कि उसमें भी जो है आरसीएम लगेगा। एक बात मैम, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना वो नहीं कह रहे, वो एट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि उनको वहां पे बैठ के खाने की जगह दी है, नहीं नहीं, ये कहा है कि आपने एक तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ द क्लाउड किचन। और बता दी जोमैटो पे ऑर्डर करा, ठीक है, वहां बैठ के खाना नहीं, या रेस्टोरेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा खुद से। जोमैटो पे डिफरेंट रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है, रेस्टोरेंट प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है, तो जोमैटो वाला अगर भी खाना लेकर आ रहा है तो इन दैट केस क्या होगा, वो भी आरसीएम में आएगा, ठीक है। लिखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट नंबर 4। क्या बोला हमने? तो फूड सप्लाइंग सर्विसेज ऐसे करके लिख लो, ठीक है, फूड सप्लाइंग सर्विसेज। फूड सप्लाइंग सर्विसेज जोमैटो और स्विगी, या जिसको जिससे मंगवाना अच्छा लगता है उसका नाम लिख लो, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। अगेन आई एम सेइंग, मैं कहीं भी आरसीएम वर्ड नहीं लिख रही, प्लीज मत लिखना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। वो सिर्फ मेमोरी टेक्निक थी समझाने के लिए। अब जिसको रेडियो टैक्सी वाला का मतलब समझना है वो समझो। देखो रेडियो टैक्सी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था जहां पर सिग्नल्स लगे होते हैं, यानी स्टूडेंट जहाँ पे 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन है। इट मीन्स क्या होता है, वो टैक्सी जो होती है वो एक सेंट्रल ऑफिस से, सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस से वो लिंक्ड अप होती है, तो वहां से उनके पास सारी जीपीएस के थ्रू या जीपीआरएस के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू पता होता है टैक्सी कहाँ जा रही है। मैक्सी कैब का मतलब होता है ऐसी कोई भी मोटर व्हीकल जिसमें स्टूडेंट्स मोर देन 6 लोगों से ज्यादा बट अप टू 12 पैसेंजर्स बैठते हैं, उसको कहते हैं हम मैक्सी कैब। क्लियर? अच्छा मैम, इसमें ड्राइवर इंक्लूड होगा? नहीं, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, द सीट इज एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ के 6 से ज़्यादा 12 तक की जगह होती है। मोटर कैब मतलब जिसमें 6 लोगों तक की बैठने की जगह होती है, अगेन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर,
मोटर कार का मतलब होता है कोई भी व्हीकल यार, मोटर व्हीकल, मैक्सी कैब, इन सबको छोड़कर, ट्रैक्टर, रोड रोलर सबको छोड़कर। ओमनी बस का मतलब होता है एनी मोटर व्हीकल विच इज कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। कोई भी गाड़ी बना दी, 6 लोगों से ज़्यादा उसमें बैठ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें 8 लोग बैठ रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 करवाया है, ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है एंड दैट इज कि पॉइंट नंबर 4 में ये जो रेस्टोरेंट सर्विसेज वाला दे रहा है, देखो हमने यहाँ पे बोला विच इज लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, मतलब सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस other than the services supplied by restaurants, eating joint etc. located at specified premises। ये कह रहे हैं रेस्टोरेंट वाला खुद से अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विस दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में से दे रहा है ना, तो इन दैट केस उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। मैम ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है? आइए, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब है होता है स्टूडेंट्स वो होटल जो क्या कर रहे हैं, वो एक दिन का ना 7.5, मान लो उनके वहां पे कोई अकोमोडेशन भी कर रहा है, वहां पे कोई रुक रहा है, ठीक है, एंड इन दैट केस व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो उसका 7,500 रुपए से ज्यादा का ले रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देखो मैंने यहाँ पे बोला अगर उस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का जो टेरिफ रेट चल रहा है, यानी वो लोगों से मान लो वहाँ पे अकोमोडेशन हो रहा है और वो 7,500 रुपए पर डे का ज्यादा का ले रहे हैं, तो इन दैट केस उस पर आरसीएम नहीं है, बाकी सब पर है, ठीक है। चलो, अगर वो खुद से वहाँ पे एज अ रेस्टोरेंट भी इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं, अच्छा मैम अगर मान लो कोई पर्सन कहीं पर रजिस्टर है, ठीक है, और वो 7,500 मतलब उनके यहाँ पे अकोमोडेशन सर्विस भी है। स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसे लोग एक तो पहली बार किसी ट्रैफिक पर आकर वहाँ पे मतलब किसी और ईसीओ पर आकर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे आकर रजिस्टर ही नहीं करते, उनकी खुद की ऐप, खुद की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। फिर भी हैं तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, आओ बता देती हूँ, अदर देन द सर्विसेज विच आर सप्लाइड बाय, ऐसे रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स नहीं होने चाहिए जो उस होटल के अंदर हो। मान लो जोमेटो पर एक 5 स्टार होटल आकर अपने आप को रजिस्टर करता है और वो कहता है जी आरसीएम लगा दो, सही है नहीं ना, तो अगर उनका अकोमोडेशन चार्जेस अबव 7,500 रुपए पर डे हैं तो उन पर आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है। उनके यहाँ से जाने वाला सामान अगर जोमेटो के थ्रू जाएगा तो भी आरसीएम नहीं लगेगा, ओके। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि टैक्स ऑन अबव सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ, वो ईसीओ पे करेगा, ईसीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। सो ऑल अबव प्रोविजंस ऑफ जीएसटी शैल अप्लाई टू सच ईसीओ एज इफ ही इज द सप्लायर, ये मानकर वहां पे करेंगे कि भाई उसी ने सप्लाई किया है, ठीक। आइए देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट इज द ईसीओ मे ऑन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इंक्लूडिंग ऑन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ पे जीएसटी बाय फर्निशिंग द डिटेल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक तो यहाँ पर जो मैंने आपको नोटिफाइड सर्विसेज लिखवाया, ठीक है, बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसको लिख लो। यहाँ पर जो हमने नोटिफाइड सर्विसेज लिखवाया था, मैम ये सेक्शन कौन सा है? दिस सेक्शन इज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 5 ऑफ जीएसटी, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में वो ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, मान लो कि भाई खुद ही सप्लायर है। अब स्टूडेंट आगे एक चैप्टर आता है रिटर्न्स का, और वो उसमें ना एक जीएसटीआर 3B होती है कि जो सप्लाई कर रहा है 3B एक नाम का एक फॉर्म होता है, उसमें उसको फिलअप कर दे। तो उसने कहा जीएसटीआर 3B में ये अपनी इंफॉर्मेशन मेंशन कर देगा इस तरीके से कि भाई वो ही वहां पर सप्लायर है, ओके। इसके लिए कुछ यहाँ पर इश्यूज आए थे, उनको क्लैरिफाई किया गया है, हम भी उसकी क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे, बट कब पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी।